देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका HCS मेंस 2019 का, वो था डिस्कस अबाउट द एफर्ट्स एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिवर वाटरवेज इन इंडिया फॉर टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट। आप देखो ये जो क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन में ना अगेन जो बच्चों को आता था क्या करके आगे, वो रिवर वाटरवेज के बारे में लिख के आगे, है ना। देखो सबसे पहले जो मेन बात है, कोई भी एग्जाम हो, आप क्वेश्चन उसमें लिख रहे हो तो उसकी एग्जाम की जो क्वेश्चन है ना, उसकी डिमांड समझनी बहुत जरूरी है। अब ये क्वेश्चन तो रिवर वाटरवेज पे है, इस पे अलग अलग चीजें आप लिख सकते हो, लेकिन लिखना क्या था आपको, एफर्ट्स और प्रोस्पेक्ट्स। आपको एग्जाम में ये एक तरीका, देखो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ना तरीका बताता रहूंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, डिस्कस अबाउट द एफर्ट्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिवर वाटरवेज इन इंडिया फॉर टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट। तो अपने उसमें वहीं पे कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लो। तो इसमें कीवर्ड जो है वो एफर्ट्स है और प्रोस्पेक्ट्स है, और किसके, रिवर वाटरवेज के, किसके रिगार्ड में, टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आपको ऐसे कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं। तो अगर आपने कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लिए तो फायदा क्या होगा उसका, उसका फायदा ये होगा कि जो क्वेश्चन की डिमांड है आप उसके अकॉर्डिंग ही लिखोगे अपना आंसर, और यहीं पे डिफरेंशिएट करेगा आपको सिलेक्शन होएगा कि नहीं होगा। क्योंकि अधिकतर बच्चे कहते हैं हम पूरा पेपर करके आए थे फिर भी हमारे नंबर बिलो एवरेज आए, उसका मेन एक रीजन यही होता है कि वो क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं समझ पाए थे, ठीक है। अब देखो उसका मैं आपको पहले अप्रोच बताता हूँ कि कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए था। तो अगेन इसमें स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आप यही देखना है, पूरे के पूरे सभी जितने भी क्वेश्चन है उनमें एक स्ट्रक्चर फॉलो करूंगा। इसमें एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम, है ना। फिर बॉडी में कितना क्या करेंगे, जो भी पार्ट पूछे गए हैं उन सब पार्ट को एड्रेस करूंगा, और लास्ट में फिर कंक्लूड करूंगा। अब देखो, इंट्रोड्यूस विद द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट शेयर इन द ट्रैफिक एंड लिंक इट टू द सागरमाला प्रोजेक्ट। ये देखो कितनी अच्छी बात है ये सब। अब जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाओगे ना, आंसर पढ़ते जाओगे, आप इस क्लास के बाद काफी चीजें सीख जाओगे आंसर को लिखने की जो ट्रिक है, तो आपके दिमाग में वो चीजें ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगी। अच्छा मेरे को इसमें ऐसे करना है। अब मेरे को पता है रिवर वाटरवेज की बात हो रही है और उससे रिलेटेड गवर्नमेंट की स्कीम क्या है, सागरमाला, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, एक डेटा दे दिया वाटरवेज, इनलैंड वाटरवे के विद लेस देन 2% ऑफ इंडियाज ऑर्गेनाइज्ड फ्री ट्रैफिक एंड नेग्लिजिबल पैसेंजर ट्रैफिक। इतना कितनी दिक्कत है इसमें, मतलब कितना कम ट्रैफिक हमारे पास क्या है, इनलैंड वाटरवेज के अंदर है। और इसको फिर हम टू बूस्ट द कंट्रीब्यूशन, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जो पोर्ट कनेक्टिविटी वाला पार्ट है सागरमाला का, उससे हमने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो एक ही इंट्रोडक्शन में छोटे आपने डेटा भी दे दिया और एक गवर्नमेंट की स्कीम भी दे दी। अब अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इस इंट्रोडक्शन को ही 4 5 7 8 10 लाइन में लिख देते हैं, फिर वो मेन बॉडी में उनके पास टाइम नहीं बचता या फिर कंटेंट नहीं बचता। तो ये काम आपको नहीं करना है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखोगे जिसमें आपने डेटा दे दिया और एक गवर्नमेंट की स्कीम दे दी। फिर देखो अब आप मेरे जितने भी आंसर देखोगे उसमें ये मिलेगा, जो क्वेश्चन के वर्ड्स हैं वही मैंने आंसर में लिखे होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में था एफर्ट्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा एफर्ट्स मेड टू अपग्रेड द रिवर वाटरवेज टू बूस्ट टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या था आपका, टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट। ऐसे सब हेडिंग लिखनी है आपको। तो 3 चीज आपने सीखी है, एक तो आपका स्ट्रक्चर होगा, वो क्या होगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। दूसरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा, और तीसरा जो क्वेश्चन में पूछा गया आपको, आप उसी के सब हेडिंग बनाओगे, ठीक है। आ रहा है दीपक समझ में? प्रवीण, अरे यस बताओ सर। जल्दी, आ रहा है समझ में? चलो बताते रहो जल्दी। सचिन आ रहा है समझ में? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। एफर्ट्स मेड टू अपग्रेड द रिवर वाटरवेज टू बूस्ट टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट। अब देखो ये सब आपको कंटेंट पता होगा, मैं ज्यादा कंटेंट डिस्कस नहीं करूंगा आज के पेपर में, क्योंकि ये तो कंटेंट तो आपको पता ही है। मैं आपको ये बताऊंगा जो लिमिटेड कंटेंट आपके पास है उसको आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। अब ये सबको ही पता है, 106 वाटरवे आइडेंटिफाई किए थे, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, एफर्ट्स क्या किया था उन्होंने, आइडेंटिफाई किया, इन्वेस्टमेंट लेके आए थे, इन्वेस्टमेंट ऑफ 40 बिलियन रुपीज, ठीक है। देन फंडिंग फ्रॉम मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब आपको पता ही है मोस्टली क्या होता है, वर्ल्ड बैंक इन्वेस्ट करता ही है ना। तो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, तो ये आपका फंडिंग का हो गया। फिर उसके बाद यूनिफॉर्मिटी इन रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके लिए आपने क्या किया, इंडियन द इनलैंड वेसल बिल आया। और उसके बाद क्या आपका, इवन आफ्टर बीइंग अंडर यूटिलाइज्ड इंडिया फंक्शनल इनलैंड वाटरवे लाइक गंगा, भागीरथी, हुली स्ट्रेच एक्सेट्रा कैरी अबाउट 55 मिलियन टन ऑफ कार्गो एवरी ईयर। अब देखो इससे क्या हम सीख रहे हैं, इससे हम ये सीख रहे हैं कि आपने अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉइंट्स लिख दिए। एक तो आपने बता दिया कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, इतने क्या किया आपने, वाटरवेज को आइडेंटिफाई किया पॉलिसी लेवल पे। अगला पॉइंट है आपका इकोनॉमिक तरीके से, उससे अगला पॉइंट है इंटरनेशनल लेवल पे, अगला पॉइंट है लेजिस्लेशन से, और ये एक आपने केस स्टडी दे दी। तो
ऐसे आपके डाइवर्सिफाइड पॉइंट आए हैं एफर्ट्स के अंदर, कोई भी पॉइंट रिपीट नहीं हो रहा है। तो इससे एक लर्निंग हमारी क्या होती है कि हम जो करेंगे सब हेडिंग के अंदर भी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल, गवर्नमेंट, लेजिस्लेशन। तो इस तरीके से आपके पॉइंट्स क्या रहेंगे, ऑर्गेनाइज रहेंगे। ठीक है, देखो ये मॉडल आंसर है, आइडियल आंसर है। उस सिचुएशन में मानता हूं कि इतना आप रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी अगर आप तरीका सीख लोगे तो ये आपकी आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। और जो आप में से जो बेटर कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम ये क्या है, रिलेटिव एग्जाम है। कई बच्चे तो क्या करेंगे, इतना भी नहीं लिखेंगे। आप तो बस 2-3 तरीके सीख लो, मैं ये नहीं कह रहा अंदर का याद करो, लेकिन आप दिमाग में स्ट्रक्चर बनाना सीख लो कि मेरे को एक पॉइंट डालना है इन्वेस्टमेंट से, एक लेजिस्लेशन से, एक पॉलिसी से, एक इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, तो उस तरीके से आप क्या कर पाओगे, बेटर अपने आंसर को प्रेजेंट कर पाओगे। प्रियल आ रहा है समझ में? यस सर। चलो ठीक है, रिस्पॉन्स तो आया, चलो किसी का। ठीक है, अरे अब थोड़ा बड़े हो जाओ, रिस्पॉन्स कर दिया करो यार, इस क्लास थोड़ी चल रही है, सीखने के लिए आए हमको यहाँ पे थोड़ी। ठीक है चलो, प्रोस्पेक्ट्स फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। अब देखो क्वेश्चन क्या था, एफर्ट और प्रोस्पेक्ट्स। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि सब हेडिंग में मेरी वही रहेंगी कि एफर्ट्स में बता दिया कि गवर्नमेंट ने या फिर पूरी कंट्री में क्या एफर्ट चल रहे हैं, और प्रोस्पेक्ट्स क्या है इसके। प्रोस्पेक्ट्स क्या है इसके, फॉर द फर्दर डेवलपमेंट, फिनेंसिंग फॉर द इनलैंड वेसल कुड बी मेड पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। देखो ये बड़ी अच्छी बात है, कहीं भी यार अब ये देखो ये क्वेश्चन क्या फायदा है, मैं इनको क्यों करवा रहा हूँ डिस्कस। अगर आप मान लो इनलैंड वाटरवे का क्वेश्चन आ गया, अब दोबारा मे भी आए ना आए, लेकिन जो आज मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये आप कई जगह पे यूज कर सकते हो। जैसे मान लो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, कोई और भी सेक्टर है जो वीक है, ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का स्टेटस दिलवाने की बात कर सकते हो अपने सजेशंस के अंदर। तो ये पॉइंट क्या होता है, कुछ जनरल पॉइंट होते हैं। आज के डिस्कशन से आपको एक फायदा और होगा, अपने नोट डाउन करते चलना कुछ जनरल पॉइंट्स। जैसे कि अभी तक आपने क्या नोट डाउन करना चाहिए था, आपको जो मैं बता रहा हूँ कि आपके ये डायरी या कॉपी में नोट डाउन होना था कि मैं जो पॉइंट्स है वो लिखूंगा डिफरेंट डायमेंशंस में, इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेशन, इंटरनेशनल, ये सारी बातें जो मैंने बताई थी आपका गवर्नमेंट लेवल पे, ठीक है, इकोनॉमिक लेवल पे, एनवायरमेंट लेवल पे, ये मेरे डायमेंशन आएंगी। दूसरा पॉइंट आप क्या नोट करोगे कि जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये कॉमन पॉइंट है, ये किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है। अब देखो स्मार्ट तरीका यही होता है, टॉपर्स कैसे कम पढ़ के कई बार निकाल लेते हैं पेपर, ठीक है, वो यही रीजन होता है, उनके कुछ पैटर्न होते हैं सेट। देखो सारे क्वेश्चन तो हम नहीं कर पाएंगे, मैं मानता हूँ। अगर हमने 70% पेपर अच्छे से कर लिया और 30% पेपर को मैनेज करके आ गए, तो हमारा सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। और वो 30% ऐसे होगा मैनेज। कुछ कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लो, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, ये आप कईयों को दिला सकते हो, जैसे हाउसिंग को दिला सकते हो, दे भी रखा है अभी। तो इससे फायदा क्या होगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से क्या फायदा होगा, आराम से इजीली लोन मिल जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से भी होता है, अगर किसी भी चीज को आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देते हो तो उनकी फंडिंग में हेल्प होती है, कैपिटल फंडिंग में, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको नोट करनी है। ये जरूरी है इनलैंड का क्वेश्चन आएगा, इनलैंड वाटरवेज का, लेकिन ये पॉइंट आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो आगे। वायबिलिटी गैप फंडिंग, ये सबको पता होता है, बस लिख के रख लो, रटो और डाल लो एग्जाम में, ठीक है। सर इसमें एक डाउट है। हाँ प्रवीण बताओ। सर इसमें पता कैसे चलेगा कि क्या पहले ही प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का पार्ट हो और हम लिख दें कि ये बात करें, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो कुछ में तो, अब देखो ब्लफ के साथ ये दिक्कत है, थोड़ा स्मार्ट ब्लफ करना पड़ता है ना। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हम नॉर्मली प्री के अंदर पढ़ते हैं, किन किन सेक्टर को हमने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रखी है, एक मोटा मोटा हमें आइडेंटिफाई हो रखा होता है ना। और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, क्योंकि बहुत कम चीजें हैं, और जो बाकी बच गई उन पे हम ट्राई कर सकते हैं। अब देखो ये तो, अब मैं क्या टॉपर का मैंने तो क्या, मैंने ये तो कहा बिल्कुल ही जो ब्लैंक है बंदा वो तो कुछ नहीं कर पाएगा यार, उसकी थोड़ी बात है। हाँ कुछ आपने स्टेटस, मैंने कहा 70% आपने मैनेज कर रखी चीजों को पढ़ रखा है, लेकिन अब 30% कैसे स्मार्टली करना है, मैं वो तरीका बता रहा हूँ। आया पर भी समझ में? ओके सर। हाँ कुछ बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, है ना, उसके बाद की बातें हैं। अब ऐसे कोई जाके सब में तीर मार देगा तो फिर भी नहीं है, लेकिन देखो फिर भी उसका ये फायदा हो सकता है, कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे ना, तो उनमें अब आप पक्की में गारंटी लो अगली बार आप ब्लैंक नहीं होगे, क्योंकि एक तो आपको मैंने कहा था सिलेबस याद रखना है, ठीक है ना, उससे आप काफी डायमेंशन निकालोगे। प्लस मैं नहीं बता दिया आपको इंस्टीट्यूशनल, लेजिस्लेशन, इंटरनेशनल, कुछ फायदा हो रहा है इससे प्रवीण? हेलो। हेलो। हाँ हाँ प्रवीण, सर। मैं कह रहा हूँ ऐसे करोगे तो कुछ फायदा होगा आपको ना, ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है चलो करते हैं आगे। अब ये हो गया आपका क्या क्या कर सकते हैं हम उसके फर्दर प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ाने के लिए। और देखो इनलैंड वाटरवे में एक बड़ी दिक्कत है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी। तो जो पोर्ट है आपका वहां तक जाने में बड़ी दिक्कत है, तो हमें क्या करना है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी। ये स्पेसिफिक हो गया पॉइंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिगार्डिंग, और बाकी पॉइंट थे जनरल पॉइंट। तो कुछ हमें जनरल पॉइंट लिखने हैं, कुछ स्पेसिफिक टू द प्रॉब्लम। जो स्पेसिफिक भी ले देगा ऑब्वियसली उसके मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जनरल वाले को ये रहेगा कि तो 0 मिल रहे थे, अब कहीं उसको 1-2 नंबर मिल जाएगा, तो हमें वो ट्रिक भी खेलनी है।
पेपर खाली छोड़ के नहीं आना, ये बात और ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है। और उसके अलावा देखो ये भी कॉमन पॉइंट है, रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे मेडिकल सिस्टम हो, चाहे कुछ, उसमें क्या है ना कि रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट होते हैं, इसको भी हम एक पॉइंट लगा सकते हैं, ये भी लिख लो अपना कि रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स है तो उनको हम दूर करेंगे। ये आज आपका क्या कहते हैं असला तैयार हो रहा है, समझ लो, उनको लिखते चलो अपने, ठीक है। और टेस्ट सीरीज कहीं पे भी लिखो, मेरे पास लिखो, कहीं भी लिखो, उनको यूज करके देखना, आपके पहले से ज्यादा मार्क्स जरूर इंप्रूव होंगे। मैं लाइव डिस्कशन इसलिए ले रहा हूँ, देखो अगर आप रिकॉर्डेड भी सुन सकते थे, आप पीडीएफ भी पढ़ सकते थे, लेकिन जो एक्टिव लर्निंग का फायदा होता है ना, वो आपके दिमाग में घुस जाएगी चीजें, और आप मेरे से अब यहाँ पे डाउट भी ले सकते हो ऑन द स्पॉट, तो ये फायदा होता है। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, मेरे को पता है टाइम काफी है ना, क्या कि टाइम कम है अभी आपके पास, लेकिन आप काफी लर्निंग होगी आपकी, बस एक्टिवली सुनो चीजों को और कुछ पॉइंट्स पढ़ो, ठीक है ना। अगर मेरे को रीडिंग ही लगानी होती है मैं पीडीएफ दे देता, लेकिन मैं इसमें कुछ सिलेक्टेड पॉइंट सेलेक्ट करूंगा आपके लिए, और वो आपको ध्यान रखने अपने, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट नोट कर लेना। देखो मैं चाहता हूँ जब भी आप ये क्लास करो, कोई भी क्लास करो, उसके बाद अगर आपने 2 घंटे अपने यूटिलाइज किए कहीं पे या स्पेंड किए, तो आपका कुछ फायदा होना चाहिए, आप उससे कुछ लेके निकलो, टेक अवे कुछ होना चाहिए आपका, ठीक है। तो आप अपने डायरी में 1-2 पेज आज लिखना जरूर, जिससे आपका फायदा हो कि हाँ भाई 2 घंटे मैंने 2-3 चीजें सीखी है, तब आप उसको ऐसे इंप्रूव करता है इंसान, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, क्वेश्चन के दोनों पार्ट एड्रेस कर दिए, एक डायग्राम बना दिया। अब ये जो डायग्राम है, इसके लिए आप सिंपल मैप बनाओ इंडिया का। और एक मैंने जो भी आप लोग अटेंड कर रहे हो, एक बात और ध्यान रखो, अपने यूपीएससी अखाड़ा जो यूट्यूब चैनल है ना, उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसमें है एक प्लेलिस्ट स्ट्रेटेजी टू क्लियर मेंस, उसके अंदर 3-4 वीडियो वो जरूर देख लेना। एक तो वीडियो है जिसमें मैंने बता रखा है वर्ल्ड का और इंडिया का मैप कैसे बनाना है, तो ये तो बहुत हमें कॉम्प्लिकेट लगता है, उसमें मैंने तरीका बता रखा है कैसे आप 1 मिनट के अंदर इंडिया का और वर्ल्ड का मैप बना सकते हो। दूसरा, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग के बारे में बता रखा है, क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए आंसर राइटिंग के। तीसरा, डायग्राम्स, मैंने 30 तरीके अलग अलग डायग्राम बता रखे हैं कि जो आप यूज कर सकते हो अपने आंसर्स के अंदर। इससे आपके आंसर में क्या आएगी, मोनोटोनी ब्रेक होगी और डाइवर्सिटी आएगी। आज मैं एक टॉपर की कॉपी भी दिखाऊंगा लास्ट में आपको, कैसे वो डायग्राम को यूज कर रहे हैं और उसके नंबर कितने बढ़ रहे हैं लगातार, ठीक है ना। तो ये आप भी यूज कर सकते हो, प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियो बना रखी है, जब भी टाइम लगे उसको जरूर देख लेना एक बार। चलो ठीक, अभी देखो इसमें क्या था, अगर आपको 6 मेजर है नेशनल वाटरवेज, अगर वो याद भी नहीं है, अगर 1-2 तो सबको याद होता है ना, अलाहाबाद टू हल्दिया, सदिया टू डुबरी, तो 2 भी दिखा दोगे तब भी काम चल जाएगा। एक बंदा है जो लिखता ही जा रहा है, एक ने थोड़ा डायग्राम बना के कुछ प्रेजेंट कर दिया, तो डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो भी आप अपने प्रेजेंट करते हुए चलना, ठीक है। फिर लास्ट में मैंने क्या किया, कंक्लूजन कर दिया, द इंपॉर्टेंस ऑफ इनलैंड वाटरवे कैन नॉट बी लेस एम्फेसाइज। अब देखो ये चीज आपसे क्या सीख रहे हो यहाँ से, कि लास्ट में उस जो भी क्वेश्चन है उसकी तारीफ कर दो और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बता दो। तो ये कह रहा है कि अगर आप 1 टन कार्गो को 1 किलोमीटर ट्रेवल करवाओगे, तो रेलवे में ₹1.36 लगते हैं, हाईवे में ₹2.5 और इनलैंड में लगभग ₹1 लगता है। तो कितना क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है आपका इनलैंड वाटरवेज। हमेशा कोशिश करो जो आपका कंक्लूजन है उसको पॉजिटिव नोट पे एंड करने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चंद्रयान-2। सीधा क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव इसमें इतना कुछ समझना नहीं था, ठीक है ना। हाइलाइट्स कर दो चंद्रयान मिशन 2 के बारे में क्या था। अब देखो अगेन ये क्वेश्चन मेरा डिस्कस करने का पर्पस क्या है, आपको पता चल जाए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो मैं कैसे अप्रोच करूंगा उसको। तो अगेन आप पहले क्या लिखोगे, ब्रीफ उसके बारे में लिखोगे, भाई चंद्रयान मिशन ब्रॉट अबाउट टुगेदर क्या क्या, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर, ये थे इसके, और उसका गोल क्या है, विद द गोल ऑफ एक्सप्लोरिंग द साउथ पोल ऑफ मून। अगर मान लो चंद्रयान 3 आता है, गगनयान आता है, या मिशन ऑन मार्स के बारे में आता है, तो आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर क्लियर है कि ऐसा कोई मिशन आएगा तो मैं ये लिखूंगा कि वो क्या क्या लेके जा रहा है उसके साथ और उसका गोल क्या है। कम से कम इतनी 2 बातें लिखूंगा। अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया, या अपने नोट्स में लिख लो साइड में, मिशन अगर कोई आएगा तो उसमें आप क्या लिखोगे उसमें क्या क्या 1-2 बातें उसकी, इसमें क्या ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर गए थे, प्लस में उसका गोल क्या था, ये बातें आपकी आनी चाहिए। ऐसे अगर आपके स्ट्रक्चर बन जाएंगे, इकोनॉमिक्स में ये लिखूंगा मैं, पॉलिटी के आंसर में कमेटी कमीशन ये लिखूंगा, साइंस में ये लिखूंगा, तो ये चीजें आपको बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। ये आपको डेवलप करनी है, ठीक है। प्रियल प्रियल कर रही हो कुछ नोट? हाँ जी सर, कर रही हूँ नोट। ठीक है। रजत, चलो ठीक है। अभी देखो इसमें क्या है, जो इसको कैरी कर रहा था वो दैट वाज GSLV Mark 3। अब ये चीजें आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने इसी के बारे में लिख दिया, ऑर्बिटर के बारे में 2 बातें, विक्रम था उसका नाम, ठीक है, विक्रम लैंडर भी था, और रोवर का नाम था प्रज्ञान रोवर। तो ये 1-2 बातें लिखना हो तो ठीक है, क्योंकि छोटा नंबर है, देखो 4 मार्क्स का होगा, तो मैं आपको ये कहूंगा बस इंट्रोडक्शन लिखो और सीधा ऑब्जेक्टिव पे आ जाओ। ये मैंने कुछ क्वेश्चन में मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, ताकि अगर आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ, लेकिन हमें सीधा ऑब्जेक्टिव अटैक करना है। ऑब्जेक्टिव क्या थे, कुछ बेसिक बातें,
स्टडिंग ऑल द एरियाज इन अ सिंगल मिशन, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। डेमोन्स्ट्रेट टेक्नोलॉजी, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, अगेन देखो ये कॉमन पॉइंट है, इसको नोट कर सकते हो कि हम कहीं भी कोई मिशन लॉन्च करते हैं, हम क्या सिखाना चाहते हैं, 2-3 बातें कॉमन आएगी। एक तो एजुकेशन, अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर करवाना, हमारी जो डिप्लोमेसी है उसमें फर्क पड़ता है इस चीज से। तो कुछ चीजें बहुत कॉमन होती है, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देना, ठीक है। फिर उसके अलावा जो बाकी चीजें, इकोनॉमिकल बेनिफिट, वो सब चीजें अलग चीज है, ठीक है। दूसरा क्या है, डेमोन्स्ट्रेट टेक्नोलॉजी, हम दिखाना चाहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी हमारी जो भी है, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर द डीप स्पेस मिशन, वी आर रेडी फॉर दैट। एनहेंसिंग अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मून, ये तो है ही बेसिक इसके बारे में। एक्सटेंसिव मैपिंग ऑफ द लूनर सरफेस, उसकी जो लूनर सरफेस उसकी एक्सटेंसिव मैपिंग करनी है। एविडेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिस्कवर्ड बाय चंद्रयान-1, इसको स्टडी करना था, मेन ये था, ठीक है। और अगेन मैंने देखो इसका जो ये क्या था, साउथ पोल पे जाएगा, ऊपर भी मैंने बात लिखी थी कहीं पे, ठीक है ना, इट विल एक्सप्लोर द साउथ पोल ऑफ द मून, तो ये बात इसकी मेन है। द लूनर साउथ पोल इज स्पेशली इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ द लूनर सरफेस एरिया दैट रिमेन्स इन शेडो इज मच लार्जर देन द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से बड़ा है हमारे वो, इसलिए उसकी स्टडी करनी थी इसमें, ठीक है। अब लास्ट में कंक्लूड, जो भी आपने इसको देखा होगा, दो द मिशन वाज पार्शियली सक्सेसफुल as it lost the lander and the rover due to technical glitches, but the orbiter continues to explore the more possibilities। अगर फ्यूचर मिशन है तो हम उसके बारे में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अभी कंक्लूड हो गया था, मैंने आंसर बाद में लिखे हैं, तो मैं इसका कंक्लूजन लिख पाया हूं उसको, ठीक है ना। तो कोई मिशन पहले हो चुका है तो उसका कंक्लूजन ये है, और अगर कोई होने वाला है तो उसका आप बेटर दिखाओ फ्यूचर में क्या उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो। देखो डिफरेंट क्वेश्चन आज हम डील करेंगे तो आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी में कैसे एड्रेस करना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, ठीक है ना। चलो, अब हमने 2 क्वेश्चन लिए, एक क्वेश्चन था 7 नंबर का और दूसरा क्वेश्चन था 4 का। अब एक एक नंबर वाले बता रहा हूँ। देखो एक एक नंबर वाले इस बार चांस है मेरे को 1 वाले ना आए तो 2 वाले आ सकते हैं, क्योंकि नंबर 100 से 200 हो गए जीएस के। तो अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन कुछ आ भी रहे हैं तो अगेन आपको सीधा पॉइंट पे अटैक करना है। इसमें मैंने क्या किया आपको, देखो कुछ तो चीजें मैंने आपको बता दी जो आपको लिखनी चाहिए, उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। ये आप चाहो तो पढ़ लेना, कुछ आगे काम आ जाए तो, लेकिन ब्रीफ में लिखना है आपको। अगर आप तेजस एक्सप्रेस की बात करें तो सभी लोग बच्चे क्या करते रह जाएंगे, उसके बताते रहेंगे मैक्सिमम स्पीड क्या है, ठीक है, और भाई ऑटोमेटिक ट्रेन है, ये कॉमन बातें। 1-2 बातें जो आपको ध्यान रखनी है, ऐसे क्वेश्चन में लिखनी है, वो है कि भाई ये सजेस्ट किसने किया था, विवेक देवरॉय कमेटी, ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट्स अ, पहली बात तो उसके बारे में लिखो, इट्स अ सेमी हाई स्पीड फुल्ली एयर कंडीशनड ट्रेन। उसके बाद कमेटी का नाम लिखना है विवेक देवरॉय, स्पीड आप लिखो, एक कॉमन बात है। लेकिन उसके अलावा जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पीपीपी। देखो तेजस के बाद क्या होगा, हमारे यहाँ पे रेलवे के अंदर प्राइवेटाइजेशन का पार्ट बढ़ सकता है, क्योंकि तेजस के अंदर इंडियन रेलवे तो ध्यान रख रही है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, और जो सर्विसेज है, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ प्राइवेट सेक्टर भी उसमें इन्वॉल्व किए, यानी कि प्राइवेटाइजेशन अंदर जा रहा है तेजस के थ्रू रेलवे के अंदर। तो ये पॉइंट इसका क्रक्स है। अगर ये 2 बातें कोई लिख के आएगा, विवेक देवरॉय और ये इसका क्या प्राइवेटाइजेशन वाला वर्ड, तो वो कहीं ना कहीं उसको इंप्रूवमेंट, मतलब ज्यादा मार्क्स मिलने के चांस है। बाकी तो सब लिख दो, ठीक है, नॉर्मल बातें हैं। देखो आंसर शीट में फिक्स स्पेस होगा, यूपीएससी की तरह क्वेश्चन है, मैं अभी नहीं कह सकते, देखो श्योर है। लास्ट टाइम लाइन स्पेस थी, फिक्स नहीं था। मैं कहूंगा आप दोनों में प्रैक्टिस करो, लेकिन ये जो वर्ड्स है ना, अब देखो ये मैनेज कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में होनी चाहिए चीजें कि भाई मान लो अगर 2 या 3 नंबर का आ रहा है तो मैं ज्यादा बड़ा नहीं लिखूंगा उसको, एक पेज में, आधे पेज में खत्म करूंगा उसको, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन 8 नंबर का आ रहा है तो मैं उसको आगे और पीछे वाली शीट पे लिखूंगा, 12 का तो आगे पीछे और एक शीट और, मतलब 3 शीट। तो इस तरीके से अपने दिमाग में आपको चीजें मैनेज करके चलनी पड़ेंगी, अगर फिक्स स्पेस नहीं आ रही है तो। कई बार क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा, हमें कुछ क्वेश्चन आ रहे होते हैं उनमें ज्यादा लिख देते हैं और उस कारण हमारे कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। मैं एक वर्ड यूज करता हूँ जो मैं वीडियो में भी बताऊंगा, जो आपने बताई ना प्लेलिस्ट में वीडियो आंसर, उसमें है कि डू नॉट डिस्क्रिमिनेट। किसी भी आंसर को डिस्क्रिमिनेट मत करो आप, क्योंकि सभी जो मार्क्स के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू है। मान लो 2 क्वेश्चन है, दोनों 8-8 मार्क्स के हैं, तो मैं कहूंगा दोनों में आप बराबर टाइम दो और दोनों में मार्क्स लेने की कोशिश करो। बच्चे क्या करते हैं, जिसमें नहीं आता है उसमें तो कुछ करके ही नहीं आते हैं, और जिसमें आता है उसमें बहुत डबल टाइम देते हैं, उससे फायदा कुछ नहीं होगा। बस 1-2 मार्क्स, मुश्किल से आधा 1 मार्क्स बढ़ेगा आपका, और वहां पे आपके जहाँ पे 3-4 मार्क्स बढ़ सकते थे वो आपने बिल्कुल खाली छोड़ दिया। तो मेरा कहने का मतलब कंट्रोल करो। ये सब चीजें आप कैसे सीखोगे, टेस्ट सीरीज से सीखते हैं। तो इसलिए मेंस का एक जो सबसे बड़ा मैं मानता हूँ पॉइंट है जो क्लियर कर सकता है एग्जाम, वो यही है कि आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा आप आंसर राइटिंग करोगे उतनी आपकी गलतियां पता चलेगी, पेपर मैनेजमेंट करने की स्किल आएगी आपके पास, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो तेजस हो गया, है ना। उसके बाद क्वेश्चन था अगला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया। अब कितने सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब इसमें क्या लिखेंगे हम, तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं
तो कुछ ना कुछ अगर रिसेंट का डेटा हो तो वो जरूर डाल देना, प्लस उसकी डेफिनेशन या कोई ट्रेंड, ये 3 चीज कर सकते हैं हम। तो डेटा था ही, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात हुई है तो देखो आपको ये लिखना है, हालांकि मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, आपको ये लिखना है एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया, ऐसी चीजें आपको जरूर लिखनी है। आगे मैं दिखाऊंगा फाइनेंशियल इंक्लूजन आएगा तो मैंने लिखा हुआ है एज पर द आरबीआई, ये बातें और लिख लो, नोट डाउन कर लो कि जो जो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमें लिखनी है डेफिनेशन। अगर कोई इकोनॉमी का क्वेश्चन आ रहा है एज पर इकोनॉमिक सर्वे, कोई गवर्नेंस का क्वेश्चन है एज पर नीति आयोग, ये चीजें लिखनी है आपको अपने आंसर के अंदर, तब एग्जामिनर को लगेगा कि स्पेसिफिक आंसर लिख रहा बच्चा पढ़ के आया है, ठीक है ना। तो मैं इसमें लिखता एज पर सेंसस ऑफ इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज डिफाइंड एज, किसको पता चल रहा है, ठीक है। या फिर आप लिख दो कि डेटा है, ये डेटा सेंसस से लिया है हमने, तो ऐसे बातें आपको करनी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द एस्टिमेट ऑफ द एवरेज, पढ़ लेना। देखो कंटेंट में अगेन मैं बात नहीं करूंगा, कैसे कंटेंट को प्रेजेंट करना है वो बात करेंगे आज हम। तो पहले डेफिनेशन दी, डेटा दे दिया कितनी है ना, इंडिया की ग्लोबल एवरेज से लो है हमारी, ठीक है। अब ये मैंने बना दिया दिल्ली केरला, इतना ऑब्वियसली मैं मानता हूँ किसी को याद नहीं रहेगा, बट फिर भी मैंने डेटा दे दिया, कुछ याद रहे तो लिख देना, पर इतना आप कर सकते हो कि इंडिया की याद रख लो और ग्लोबल एवरेज, ठीक है। ऐसे ही और भी जो पैरामीटर है उनमें इंडिया का और ग्लोबल का कुछ 5-7 अपने डेटा साइड में लिख लो, कहीं क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो लिख देना, अदरवाइज को यूज कर सकते हो। देखो एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है मेंस में क्लियर करने की, अपनी एक डायरी साथ रखा करो, ठीक है ना। उसमें कोई भी डेटा कमेटी कुछ आए तो वो अपनी साथ में नोट डाउन करो, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वेल एंड गुड, अदरवाइज उसको कहीं भी आप यूज कर सकते हो। चलो, वाराणसी एज अ कल्चरल सिटी। अब देखो जैसे ही कल्चर का क्वेश्चन आता है ना, मैं इसलिए कहता हूँ सिलेबस याद होना चाहिए। तो भले ही आपको ये सब वाराणसी के बारे में ना पता है तो वेल एंड गुड, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, तब तो आप कर ही लोगे। लेकिन प्रवीण जैसे एक ट्रिक और बताता हूँ, कल्चर का क्वेश्चन आ गया तो आपके दिमाग में कल्चर का सिलेबस आ जाना चाहिए दिमाग में सीधा, भाई कल्चर में क्या आता है, डांस, स्कल्पचर, म्यूजिक, ड्रामा, ठीक है, और आर्किटेक्चर, ठीक है, ये सब चीजें, और आपका हो गया पेंटिंग्स, ये सब चीजें अगर आपके दिमाग में आ रही है, अगर फिर आप उसको क्राफ्ट्स हो गए, यो साइड में लिख लो। अब वाराणसी में क्या क्या अगर 5-7 भी चीज सूट होगी वहां पे, ये तो चलो 1 नंबर का क्वेश्चन था, अगर बड़ा क्वेश्चन भी आ रहा है तब भी आप फंस गए, तब भी आप उससे बाहर निकल जाओगे। अगर आपके दिमाग में स्ट्रक्चर तैयार है तो हर एक, मैं कह रहा हूँ थीम का स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में ये लिखूंगा, कल्चर में ये लिखूंगा, और ये सारी चीजें कहाँ से आती है, आपकी सिलेबस से हो जाएंगी। इसलिए मैंने पहले 2 चीज इंपोर्टेंट बताई थी, सिलेबस याद करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। प्रियंका आया समझ में कुछ, क्यों कह रहा हूँ सिलेबस याद करने के लिए? यस सर। तो देख रहे हो सिलेबस से हम कैसे कर, वही लिखा देखो, आर्कियोलॉजी, ठीक है, रिलीजन, यही पढ़ते हैं हम उसमें। अब रिलीजियस सिटी है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, काफी अंदर का तो आप पढ़ ही लोगे, वो कोई बात ही नहीं है, मैटर वो नहीं है। मुद्दा ये है कि आप एक ट्रिक सीख जाओ आंसर राइटिंग की, ठीक है। आर्कियोलॉजी ये सब है ही वहां पे, ज्योग्राफी क्योंकि गंगा होली रिवर है हमारी, और वहीं पे वाराणसी लोकेटेड है, ठीक है। देन आर्ट्स क्राफ्ट्स, वो वहां पे फेमस, साड़ी, टेक्सटाइल, टॉयज, ये सब फेमस है वहां पे, कहाँ पे, वाराणसी में। अगेन रिवर गंगा के होली अपने आप में, ठीक है। देन काफी, इट्स अ कैपिटल ऑफ ऑल नॉलेजेस, ठीक है, शास्त्राज यहाँ पे हैं। देन म्यूजिक एंड ड्रामा, एंटरटेनमेंट, वही सारी बातें आ रही है जो मैं आपको बता रहा था, कल्चर के सिलेबस की जो पार्ट है वही आपको लिखना है लास्ट में कंक्लूड। ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया है, इतना लिखना नहीं पड़ेगा आपको, कुछ कुछ मेन बातें जो याद है वो आप लिख लो, ठीक है। देन कल्चरल प्लूरलिज्म इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन एक दिन पहले मैंने, अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर कटिंग डाली थी आपको, जिसमें सारी चीजें बताई थी, क्या होती है एसिमिलेशन, क्या होता है प्लूरलिज्म, क्या होता है। तो करंट में चलती रहती है चीजें और बेसिक भी है। अब आपको पता होना चाहिए प्लूरलिज्म क्या है। देखो 2 चीज होती है, एक होती है टॉलरेंस, टॉलरेंस में हम क्या करते हैं, सामने वाले को झेल देते हैं, ठीक है, टॉलरेट कर रहे हैं। टॉलरेंस का भी एक हायर लेवल है प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म में हम क्या करते हैं, सामने वाले को झेलते तो है ही, उसके साथ साथ उसके वेलफेयर का भी, और एक हैप्पीली को एग्जिस्ट करते हैं। तो एक बड़ी टर्म है प्लूरलिज्म। हमारे यहाँ पे अगर आपको सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की अगर बात करें, ठीक है, तो ये एक बेसिक फीचर है हमारा कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट कल्चर क्या है, हम एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बस आपको यही बताना था इसमें। लेकिन 2 फर्क है, हमारे यहाँ कल्चर है वो इट्स काइंड ऑफ अ सैलेड बाउल, जहाँ पे डिफरेंट सैलेड एक साथ है। और एक कंसेप्ट है यूएस का या वेस्टर्न कंट्रीज का, वो है मेल्टिंग पॉट। वहां पे एक डोमिनेंट कल्चर है बड़ा, उसके अंदर बाकी छोटे मोटे कल्चर क्या हो गए, सबमर्ज हो गए। हमारे यहाँ पे नहीं है, हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल कल्चर की इंडिविजुअल आइडेंटिटी, उसी कंटेक्स्ट में आए कल्चरल प्लूरलिज्म। अब इसमें 2-3 बातें आपको जो अलग है वो बताता हूँ। एक तो देखो हम यही करेंगे, इंडिया एज ए डोमिनेंट नॉर्थ इंडियन हिंदू कल्चर है, उसके अलावा बहुत सारे हमारे पास साउथ कल्चर हो गया, नॉर्थ ईस्ट में सब डिफरेंट है, क्यूजीन डिफरेंट है, डांस डिफरेंट है, लिटरेचर डिफरेंट है, ठीक है। तो रीजन वाइज हम बताएंगे, और रिलीजन वाइज भी देखो हमारे पास हिंदू, ठीक है, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, तो ये सारे हमने रिलीजन वाइज भी बताना है और रीजन वाइज भी, दोनों हमें बताने हैं।
कैसे इंडिया कल्चरल प्लूरलिस्टिक कंट्री है। अब देखो, प्लूरिज्म कैन नॉट बी फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू लॉज, इट गेट इनकॉर्पोरेटेड इन सोसाइटी एज दे लर्न टू अकोमोडेट एंड रिस्पेक्ट न्यू कल्चर। लास्ट में एक आपने कंक्लूजन सा लिख दिया, और ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। मान लो कभी वेस्ट से कंपैरिजन आता है, सेकुलरिज्म का आ जाता है क्वेश्चन, कुछ आता है कंसेप्ट, तो आप ये डेटा जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपके फ्यूचर के लिए दिए मैंने। कभी कोई क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से अपना, जैसे मेल्टिंग पॉट का आ जाए, ठीक है ना, तो ये आप यहाँ से गैदर कर लेना। अगला क्वेश्चन है आईटी सिटीज इन इंडिया। क्वेश्चन जनरल है, सब बच्चे लिख भी के भी जनरल आएंगे। जो बच्चा थोड़ा सा इंप्रूव कर लेगा ना, एक दो वर्ड कीवर्ड डाल देगा, उसी के मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है ना। अगेन आपको ये बताना था आईटी सिटीज कहाँ पे इंडिया में, क्या उनका पर्पस है, क्या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, क्या सोशल सिग्निफिकेंस है। तो मैंने जीडीपी का बता दिया इसका, ठीक है, कौन कौन सी सिटीज है। इसका एक बेटर तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये है बेटर तरीका। आप एक क्या करो, एक लाइन लिखो स्टार्टिंग में कि कितना जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रही है, क्या सोशल का कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद ये मैप बना दो इंडिया का। अगेन मैप आपको देखना है प्लेलिस्ट में, कैसे मैंने बता रखा है, वीडियो देखनी है कैसे बनाना है। एक मैप बनाओ फटाफट, ये ट्रिक सीख लो अभी। कुछ क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बनाना है और कुछ क्वेश्चन में मैप बनाना है इंडिया का, और जहां वर्ल्ड का है वो तो वहां का। ऐसे ही आपकी जो है, आपकी जो मोनोटोनी है आंसर शीट की ब्रेक होगी। और कईयों में हरियाणा का मैप भी बनाना है, तो हरियाणा का मैप भी सीख लो बनाना। हरियाणा स्पेसिफिक एंगल डालना है हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन था, इसमें पूछा हुआ है आईटी सिटीज इन इंडिया, तो मैं यहाँ पे क्या करता, एक अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, अगर 4 नंबर का होता ना, तो मैं लिखता हरियाणा स्पेसिफिक एंगल, वहां पे हरियाणा का मैप बनाता, गुड़गांव दिखाता, और वहां पे उसके साइड में लिख देता गुड़गांव में ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये इसकी सोशल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये 2-3 बातें उसके बारे में लिख देता, ठीक है ना। तो ऐसे आपको हरियाणा एंगल दोगे आप अपने क्वेश्चन में, तो अगेन आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ये बात और ध्यान रखो, ठीक है। ट्राई टू गिव हरियाणा एंगल इन द क्वेश्चन। उसके लिए मैंने एक और पीडीएफ बना रखी है, जो डिफरेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो एक कंपाइल कर रखा है, वो आप यूज कर सकते हो। उसमें क्या होगा, आपको मान लो वाटर का क्वेश्चन है, वाटर कंजर्वेशन का, तो आप लिखो हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके लिए हरियाणा एंगल दो एक, ठीक है ना, तो उससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। रजत, ठीक है तरीका? जी सर। अच्छा लग रहा है? हाँ सर। कुछ हो रहा है फायदा? हाँ बहुत ज्यादा। चलो चलो ठीक है, कंटिन्यू करो। ज्यादा फोकस है ना तो बोल कम रहा। क्या लिखने पे ज्यादा फोकस है तो बोल कम रहा। अच्छा लिख रहे हो आप, वेरी गुड, ठीक है, नोट डाउन कर लो, ठीक है ना, चलो ठीक। हाँ कुछ की कर, बिल्कुल सही है, नोट डाउन करते चलो अपना, शाबाश। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका ये तो। हाँ, तो फिर अगेन मैंने देखो बताया कि बैंगलोर, ये एक्स्ट्रा कंटेंट दे दिया। अगर इनमें से कुछ बड़ा क्वेश्चन आता है तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ये इसको मेन वर्ड लिख लो। हैदराबाद को साइबराबाद ही बोलते हैं, हाईटेक सिटी बोलते हैं हैदराबाद को। दिल्ली एनसीआर में क्या स्पेशलिटी है इसकी, यहाँ पे जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज है उनके हेडक्वार्टर्स है यहाँ पे, ठीक है ना, और मतलब काफी मल्टीनेशनल कंपनीज है यहाँ पे। अहमदाबाद और गांधीनगर में गिफ्ट सिटी है। ये एक एक वर्ड देखो बस, पूरा नहीं ध्यान रखना, इतना भी ध्यान रख लोगे वहां पे लिख लोगे एग्जाम में। और ये एक तरीका और समझा रहा हूँ मैं आपको, पढ़ाई कैसे करनी होती है। सिलेबस बहुत वास्ट है, अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपका जल्दी हो जाएगा सिलेबस। मैंने अब देखो कितनी जल्दी किया, इसमें मैंने पूरा कंटेंट था, मैंने ये याद रखा, बैंगलोर सिलिकॉन वैली, आपको ये लिखना है यहाँ पे बेंगलुरु सिलिकॉन वैली। हैदराबाद आपको क्या लिखना है यहाँ पे, हाईटेक सिटी, ऐसे लिखना है ब्रैकेट में यहाँ पे। तो एग्जाम को लगेगा यार सारी इन्फॉर्मेशन दे दी इसने कम वर्ड्स के अंदर, और आपका टाइम भी बचेगा। ये सब चीजें सीखनी है। गांधीनगर के यहाँ पे लिखो गिफ्ट सिटी, ठीक है। चलो, और फिर लास्ट में मैंने बता दिया, अभी 10% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है हमारे आईटी इंडस्ट्री, और इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हो रही है, मतलब एक डेटा दे दिया। इस तरीके से आपको अपना आंसर लिखना है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या क्वाड्रेंगल, ये कॉमन क्वेश्चन है। एनएच चाहिए, ये मतलब कीवर्ड आने चाहिए कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बनाया इन्होंने बनाया, ये ऑपरेट करती है इसको। ये इसका एक डायग्राम बन जाए तो ठीक है। अब मैप तो बनाना आप सीख ही जाओगे उस वीडियो के बाद, तो जहां जहां मौका मिले मार दो। ये 4 सिटी पता है आपको, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ज्वाइन कर दो इनको, दिखा दो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, खत्म। इतना ही सिंपल करना है। थोड़ा सा हल्का एफर्ट कर लोगे ना, मार्क्स ले जाओगे पक्का, ठीक है ना। बच्चे एफर्ट नहीं करते, दिक्कत ये है। थोड़ा सा एफर्ट करो, नॉलेज लिमिटेड है, काम चल जाएगा। एफर्ट एक्स्ट्रा करके दिखाओ एग्जाम को, हर एक मार्क्स के लिए फाइट करो, ठीक है ना। कि नहीं सर मैं बिल्कुल जो जो क्वेश्चन पूछा गया वो लिख रहा हूँ और अच्छे से प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी कॉपी चेक करूंगा ही जब लिखोगे टेस्ट, ठीक है ना, और इंप्रूवमेंट कर लेंगे उस टाइम पे। अब अगेन देखो, ऐसा क्वेश्चन जो आता है तो क्यों पूछा गया है गोल्डन क्वाड्रिंगल, तो पहले उसके बारे में बताओ, एक डायग्राम लिख दो, और उसमें जो बात है सिग्निफिकेंस, ये लिखना है इसका बात, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, सिग्निफिकेंस जरूर लिखना है उसका। तो ये क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बूस्ट करेगा, डिसेंट्रलाइज लेवल पे जॉब जनरेट करेगा, ओके ठीक है। और अगेन जो मॉडरेट डेंसिटी रीजन है वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट होगा, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयमेंट, ये सब बातें होंगी, ठीक है ना। बेंचमार्क ऑफ द क्वालिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। एक्चुअली होता क्या है, ये चीज आप देखो, ऑब्जर्वेशन वाली बात है, जब ऐसे प्रोजेक्ट बनते हैं ना,
तो ये क्या करते हैं, क्वालिटी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं पूरे सेक्टर के अंदर ही। अब देखो जैसे यमुना एक्सप्रेसवे बना था पहले, तो उसके बाद कितने एक्सप्रेसवे और बन गए हैं। अब ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे बना है, पता है ना तुम्हें, ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे पता है ना, उसके बारे में तैयार कर लेना इस बार रजत। यस सर, पता है। पता है ना, ठीक है। और ये सैमसंग नाम क्या है आपका, सैमसंग एसएम देखना ये मैं, हाँ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है रजत, ठीक है ना, ये सब चीज। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक जो चीज आती है ना ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म लेके आती है, वो पूरे सेक्टर को रिफॉर्म करती है। जब ये यमुना एक्सप्रेसवे बना था उसके बाद काफी एक्सप्रेसवे और बन गए कंट्री के अंदर, ठीक है ना। चलो, तो हमें ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे ध्यान रखना है। तो मान लो इस बार आ जाएगा ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक जा रहा है, ठीक है ना, और उसका सिग्निफिकेंस हरियाणा के लिए, कंट्री के लिए, दोनों के लिए अलग अलग लिख के आया, कितना मजा आएगा। पहले उसके बारे में लिख दो, फिर लिखो सिग्निफिकेंस फॉर द कंट्री, सिग्निफिकेंस फॉर हरियाणा, अलग से नंबर आएंगे आपके, ठीक है। चलो, एनालाइज द मेजर फीचर्स एंड मेरिट्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल्स पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। अगेन देखो दोबारा क्वेश्चन सेम तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन मेरा पर्पस क्या डिस्कस करने के पीछे, अगर कोई बिल का क्वेश्चन आता है तो उसको आप कैसे अप्रोच करोगे। तो सबसे पहले तो क्या पूछा हुआ है इसके बारे में, फीचर्स पूछे हैं, मेरिट्स पूछी हैं। अब देखो यहाँ पे लर्निंग क्या है, डीमेरिट्स नहीं लिखा हुआ। अधिकतर लोग क्या करते हैं, क्रिटिसाइज में जाते हैं, चले जाते हैं उसके, यार ये बिल है इसकी ये क्रिटिसिज्म है, ये वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं डीमेरिट्स। तो जो क्वेश्चन की डिमांड है वो ही करनी है, डीमेरिट्स तो हजारों निकल जाएंगे निकालना चाहोगे तो, लेकिन हमें नहीं देनी है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज होता तो थोड़ा हम लास्ट में ये लिख देते यार जो वहां के लोकल लोग हैं उनका भी ध्यान रखा जाए, है ना, उनके जो इनहेरिटेंस चलता आ रहा है और एक उनका भी ध्यान रखें, साथ साथ जो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट बड़ी यूज है उसका भी ध्यान रखा जाए, तो लास्ट में सेशन दे सकते हो आप। अदरवाइज अवॉइड करो क्रिटिसिज्म जब पूछा ना गया हो। तो हमें केवल दो ही चीजें बतानी, फीचर्स की उस बिल के अंदर क्या क्या है, और दूसरा उसकी मेरिट्स क्या है। तो अगेन अब आप सीख चुके हो, एक छोटा सा आप इंट्रोडक्शन लिखोगे पहले ब्रीफ, फिर मेरिट्स की हेडिंग डाल लोगे, और फिर आप क्या लिखोगे, सॉरी फिर फीचर्स की हेडिंग डालोगे, और फिर मेरिट्स की। और क्योंकि मैंने बताया है हर क्वेश्चन में आप ट्राई करोगे डायग्राम का, तो डायग्राम ट्राई कर लो कि पहले इंडिया का मैप कैसा दिखता था और अब कैसा दिखेगा। उसमें बस जम्मू कश्मीर का बना दो, मैं दिखाता हूँ आगे देखो। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ये जो बिल है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, ठीक है, एंड इट प्रोवाइड, बेसिक लिख दो, क्या करेगा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, किसमें, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख। भाई इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिख दिया, भाई इसका पर्पस क्या था, और एक मैप बनाओ ऐसे जम्मू कश्मीर का, ये दिखा दो लद्दाख, ये हो गया जम्मू कश्मीर, खत्म। बच्चे इतना भी नहीं करेंगे, आपने कर दिया आपको मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे, इतना ही खेल है बस। अब दो चीज पूछी थी, फीचर ऑफ द एक्ट, ये फीचर्स हैं एक्ट के, भाई एक यूटी बनेगी जम्मू कश्मीर की, एक लद्दाख की, लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू कंट्रोल होएगा, ठीक है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी जम्मू कश्मीर की, है ना। टर्म्स ऑफ असेंबली क्या रहेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाई कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक्सटेंट ऑफ लॉज, ये फीचर्स हो गई जो आप पढ़ोगे जनरली। आने वाले जब लेटेस्ट लॉज हैं उनको ऐसे डील करना है, फीचर्स याद कर लो उनके, ठीक है, और उनकी मेरिट और डीमेरिट, डीमेरिट पूछी गई है तो ही लिखना, ठीक है। और अगर क्रिटिकली एनालाइज पूछता है तो डीमेरिट मेंशन कर देना, ये थोड़ा सेंसिटिव था इसमें, इसलिए डीमेरिट ज्यादा पूछी नहीं। देन मेरिट्स क्या होगा, मर्जर इजी हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 370 थोड़ा उनको अलग करता था जे एंड कश्मीर के पार्ट्स को, ठीक है ना, कुछ स्पेशल प्रोविजन दे रखे थे, बात ये था स्पेशल प्रोविजन थे। तो उसके बाद फिर क्या होगी, ओपन द डोर्स फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हमें पॉजिटिव चीज दिखानी है कि वहां पे लैंड लेना इजी हो जाएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रीजनल डेवलपमेंट होगी। ये कीवर्ड्स अगेन मेरे को तो कीवर्ड्स याद ही है, ऐसे आप भी अपनी वोकैबुलरी क्या कर लो, एनरिच कर लो, और कोई क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मैनेज करके आ जाओ, ठीक है। प्रवीण सीख रहे हो मैनेज करना? यस सर। हाँ देखो, और मेरिट्स में क्या कर लो, अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है ना, और 3-4 अगेन सिलेबस हेल्प करेगा, कैसे ये एक्ट वहां की गवर्नेंस में हेल्प करेगा, कैसे एक्ट वहां पे उनके लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है। और अगर डायमेंशंस डालनी है तो मतलब सिलेबस के थ्रू आप डिफरेंट डायमेंशंस में यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। कई क्वेश्चन में आप एनवायरमेंट की डायमेंशन डाल दो, कईयों में डिजास्टर मैनेजमेंट की डाल दो, कईयों में एथिक्स की डाल दो, कईयों में ई गवर्नेंस डाल दो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। लेकिन अगर सिलेबस के टॉपिक याद है आपको, काफी क्वेश्चन आप मैनेज करके आ जाओगे, ठीक है। चलो आगे देखो, कंक्लूड एक स्कीम से कर दिया कि जम्मू कश्मीर जो बिल है इट विल लेट द फाउंडेशन ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ यूनिफाइड इंडिया अंडर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। एग्जामिनर को लगना चाहिए पक्का भारतीय है लड़का, ठीक है ना, और पूरा देश के हित में काम करेगा, इतना पॉजिटिव कंक्लूजन दो, ठीक है ना। देखो हमारे, मैं मानता हूँ कुछ क्वेश्चंस कुछ इश्यूज होते हैं जहाँ पे हम सोच, हमारी विचार कुछ होती है कि नेगेटिव है, उसमें गड़बड़ी है,
लेकिन वो एग्जामिनर को इतनी रिफ्लेक्ट नहीं करवानी हमें। हम एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये बात समझो आप, ठीक है ना। हम एक्टिविस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे कि हमें एक्टिविस्ट का टेस्ट देना है, गवर्नमेंट सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं दिखाना है कि गवर्नमेंट जो कर रही है ठीक कर रही है। हाँ, अगर उसमें कुछ दिक्कतें हैं तो उसको मॉडरेट लैंग्वेज यूज करके करना है कि हाँ ठीक है, लेकिन इसके लिए भी गवर्नमेंट एक कमेटी बिठाई है जिसपे अभी व्यूज आने बाकी है। तो ऐसे कुछ काम करो आप, ये लैंग्वेज में लेके आओ, एक्टिविस्ट मोड छोड़ के एक अपना सिविल सर्विस का एटीट्यूड अपनाओ, ठीक है ना। वो आपके आंसर में भी रिफ्लेक्ट होगा और फाइनली जो पर्सनली टेस्ट होगा आपका लास्ट स्टेज जो है उसमें भी वो चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। थोड़ा एटीट्यूड हमें चेंज करना है। एप्टीट्यूड का खेल तो यही, साथ साथ एटीट्यूड का भी खेल है, ठीक है। चलो अब देखो, एक्सप्लेन द रोल ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम फॉर एंश्योरिंग स्मूथ ट्रीटमेंट फॉर द पुअर हाउस होल्ड। अगेन एक बच्चा आएगा वो सारा आयुष्मान भारत के बारे में लिख देगा, हमें ये ध्यान रखना। अब तुम सीख गए हो कि तुम्हें दो कीवर्ड मिले हैं, एक तो आयुष्मान भारत और दूसरा उसका पुअर के लिए कैसे एक फायदा करेगा वो, ठीक है ना, पुअर हाउस होल्ड के लिए। तो अब मैंने देखो क्या लिखा है, रोल ऑफ आयुष्मान भारत फॉर एंश्योरिंग स्मूथ ट्रीटमेंट फॉर द पुअर हाउस होल्ड। क्वेश्चन की लाइन ही लिखी है तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा। एक बात तो ये है, पहली बात तो मैंने इसके अंदर वही लिखा है जो डिमांड थी। अगर आपको कई बार डिमांड नहीं भी पता है क्वेश्चन की, आप हेडिंग वही लिखो जो पूछ रहा है, सब हेडिंग, और अंदर जो आता है वो लिख दो। एक बार को एग्जामिनर को लगेगा यार बच्चे ने लिखा है, नंबर आपके बढ़ जाएंगे। ये सब चीजें ट्रिक है जो आपको ध्यान रखनी। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो लिख दो वही जो आता है, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन सब हेडिंग वही डालो जो पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है प्रियल? हाँ जी सर। हाँ, हंसी आ रही है तो क्या बता रहे हो सर, मजाक कर रहे हो? सर वही वही देख रहे हैं कि किस तरह से रिच करें आंसर को ना, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा याद नहीं कर नहीं रह सकते। पाता, पॉसिबल नहीं है ना इतना ज्यादा टाइम के। लेकिन फिर भी अगर तू स्मार्ट तरीके से करेगी 10 नंबर बढ़ा जाएगी एग्जाम में, देख ले, ये मेरे को लग रहा है। वही एक सीख। टेस्ट तू लिख के देखना, तूने ज्वाइन तो करी रखी टेस्ट सीरीज, तो लिख के देखना है ना, फुल हाँ, हाँ, करना है ना। हालांकि हाँ, यहाँ तो हम बहुत बारीकी से करते हैं चेक, फिर भी तेरे मार्क्स बढ़ेंगे, लेकिन ठीक है ना। ठीक है सर। मतलब लिमिटेड नॉलेज से तुम कैसे कर सकते हो एक्सेल एग्जाम के अंदर। कई बार हम देखते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाले निकाल लेते हैं, उनका रीजन यही होता है, एक उनके पास लिमिटेड नॉलेज होती है, वो उसी को यूज करते हैं, बस उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। चलो, तो ये सब तो आप देख ही लो कि भाई कैसे वो फ्री ट्रीटमेंट दे रहा है, फैमिलीज इंक्लूड कर रहे हैं, डिसएडवांटेज लोगों को, ठीक है, जैसे कि कैशलेस पेपरलेस है ये, और मैनुअल स्कैवेंजर जो है, सॉरी मैनुअल जो कैजुअल लेबर है उनको, है ना, रैक पिकर्स, इनको इंक्लूड किया, तो गरीब लोगों को पूरा फायदा कर रहा है, फ्री ट्रीटमेंट है। और उसके साथ साथ अब लोगों को मनी लेंडर के पास नहीं जाना पड़ेगा। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, देखो ये वर्ड अपने आप ही आता है क्योंकि कॉमन, मेरे को पता है हेल्थ का जब भी क्वेश्चन आएगा मेरे दिमाग में चल जाएगा। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आयुष्मान भारत। अगर ऐसे भी कर लोगे, अपने अपने एजुकेशन के कुछ कीवर्ड्स बना लो, हायर एजुकेशन, टीचर लर्निंग, ठीक है, और आपका टीचर्स ट्रेनिंग, क्वालिटी, एक्सेस, ये सब बातें, इक्विटी, ये सब आने चाहिए एजुकेशन के अंदर। तो ये सब चीजें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, अगर आप इनको भी लिख लोगे तो आपके क्या होगी, जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी। पढ़ना मतलब कि सर एक क्वेश्चन था। कौन बात, नाम बताओ अपना एक बार। रजत रजत त्यागी। रजत बताओ, हाँ ठीक है। सर इसमें ना जैसे इसकी वर्ड लिमिट है 100 वर्ड्स। ठीक है रजत। अब हमारे पास में ना ऐसे क्वेश्चंस में काफी कंटेंट होता है, तो ज्यादा एक्सप्लेन करने पर ना जाए हम लोग, मतलब बस सिंपल सिंपल लिख दें, बस पॉइंट्स में सिंपल सिंपल वन लाइन में चलेगा, या थोड़ा एक्सप्लेन करें? एक लाइन क्योंकि तो 100 लिखो, जैसे मैं अगर मान ले, ये कुछ कुछ होते हैं जो सीधे अंडरस्टैंडेबल होते हैं, उनको आप लिख दो, है ना। और कुछ में हम करना पड़ेगा। अब ये देखो, मैं आपको बेटर तभी बताऊंगा, आपको भी मैं कहता हूँ अगर आप टेस्ट लिख रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप भी अपने एक दो आंसर मेरे को लिख के भेज देना पीडीएफ बना के, मैं उनमें लाइव आपको बता दूंगा कि इसमें आप कैसे कट शॉर्ट कर सकते थे, ठीक है ना। वो बेटर तरीका रहेगा। एक दो आंसर आप लिखो, चाहे टेस्ट 3 से लिख देना या कैसे भी लिख के मेरे को भेजो, फिर मैं आपको वैलिडेट कर दूंगा कि यहाँ पे आप कर सकते हो रिड्यूस वर्ड्स, ठीक है। ठीक है सर, ये लेकिन फिर भी ना स्टिल हमारे पास में फिर भी एक ये प्रॉब्लम आती है कुछ क्वेश्चंस में कि कंटेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन ज्यादा लिखेंगे तो जो आपने बताया है कि टाइम निकल जाएगा और वर्ड चल लिमिट जाएगा। ओवर होती है। अब देखो इसका तो तरीका वही है ओवरकम करने का, एक तो मैंने आपको बताया, दूसरा मैं इसलिए कह रहा हूँ आंसर लिखो, जितना आप लिखोगे ना वही आपका दिमाग चालू हो जाता है, यार मेरे को ये चीज प्रायोरिटाइज करनी है, ये नहीं करनी। ये दिक्कत बच्चे जब अभी इंग्लिश का टेस्ट लिख रहे थे ना उसमें आ रही थी, क्योंकि यूपीएससी में बच्चे लिखते हैं 1200 वर्ड्स का ऐसे, यहाँ पे लिखना है 300 वर्ड्स का, तो उनमें यहाँ पे भी एनेक्डोट डालने लगे। अरे एनेक्डोट का टाइम का है यहाँ पे यार, यहाँ पे तो सीधा तुम हिट करो पॉइंट्स को, जब तक तुम लिखोगे नहीं तब तक वो चीजें इवॉल्व नहीं करोगी, ठीक है। अब बताओ। हाँ, तो सर यहाँ इसमें ऐसे में भी जो आता है इंग्लिश या हिंदी में, उसमें भी सब हेडिंग्स ना डालें हम लोग? नहीं डालो, सब हेडिंग्स देखो मैं मना नहीं कर रहा डालने, सब हेडिंग डालो, वो और अच्छा आपको प्रेजेंट करेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एनेक्डोट से स्टार्ट करोगे तो आधा टाइम तो स्टोरी ले जाएगा आपका, 100 वर्ड्स तो, ये बात समझो आप। तो जो हाँ, क्रक्स पॉइंट है ना ये है वो डालो। अगर बून और बेन पूछा हुआ है तो बून की डालो, बेन की डालो, कंक्लूड करो,
क्या फायदा कर सकता है, इतने वैसे निकल जाएगा, 6 सब बैटिंग में आपका खत्म हो जाएगा 50 वर्ड्स सर, में, 300 वर्ड। एक छोटा क्वेश्चन और भी है, ऐसे में हम लोग कोई स्मॉल फ्लो चार्ट जो जरूरी हो, मतलब अननेसेसरी ना अवॉइड हो, करो, फ्लो चार्ट या छोटा सा कोई इंग्लिश का डायग्राम पेपर है, मैं अवॉइड कहूँ करें। अवॉइड करो, अवॉइड करो, ठीक है, थैंक क्योंकि यू, मैं कह दूं बना लो कल के ठीक है, थैंक यू। एग्जाम में टेढ़ा आ जाए। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जो हमारे ब्लंडर कर दे, हमारे मार्क्स बिलो एवरेज ला दे। अगर एवरेज आएगा तो भी सिलेक्शन हो जाएगा हमारा। सर, अगर कुछ सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर मैं फ्लो चार्ट बनाता हूँ तो मुझे एक पैराग्राफ मेरा बचा लेगा, तो मैं उस सेंस में बोल रहा था, एक अगर पैराग्राफ। देखो करना है तो कर लो, यूपीएससी में ऐसा नहीं है। एक और मेरी स्टूडेंट है, मैप भी बना के आई थी, इंडिया का सिलेक्शन भी हो रखा है ना, आईपीएस है, लेकिन यहाँ का मैं रिस्क ले नहीं सकता, पता नहीं, क्योंकि एक हाँ, तो यही ग्रामर इशू इंग्लिश है। लैंग्वेज का पेपर है इन केस, क्योंकि जो हमारे कॉपी चेक कर रहे हैं ना हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर, वो भी प्रोफेसर है ना यूनिवर्सिटी, तो मैं उनकी कई बार उनसे मिलता हूँ ना, उनसे बात करता हूँ, कॉपी वैलिड रिव्यू कराता हूँ, तो उनकी मेंटलिटी हमसे काफी अलग होती है, बात समझो तुम। इसलिए मैं कॉपी भी प्रोफेसर से ही करवा रहा हूँ तुम्हारी चेक, जो टेस्ट सीरीज के अंदर है। तो उनकी उनसे मेरे को इनपुट यही मिला है कि अवॉइड करें तो हम ठीक है ना, अच्छा, रिस्क नहीं ले अननेसेसरी। ना ले। हाँ, जीएस में दिखाओ इनोवेशन अपना, ठीक है, जीएस वाले पेपर में। ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है। ये इसके कुछ वो थे प्रोविजन, देख लेना है ना, कोई इशू नहीं है। लास्ट में कंक्लूड कर दो भाई क्या इसके फायदे और स्कीम्स हम यही बताएंगे, गवर्नमेंट लेके तो आ रही है, क्यों लेके आती है गवर्नमेंट, उसके फायदे होंगे जरूर, तो उसके फायदे बता दो भाई, इतने हॉस्पिटल खुल गए हैं, इतने लोगों को फायदा हुआ है, कंक्लूड कर दो, ये हो गया कंक्लूजन इसका। देन राइट ब्रीफली अबाउट द दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना। एक फॉर्मेट और सिखाता हूँ, जैसे स्कीम का आएगा तो आप कोशिश करो कब उसकी डेट लॉन्च हुई थी, ठीक है, अगर जो मेजर याद है तो ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, और आयुष्मान भारत, आत्मनिर्भर भारत, तो कुछ कुछ जो मेजर स्कीम है उनकी डेट याद कर लो, डेट लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन आता है, क्योंकि ट्री में भी लोग पूछते हैं मैच द फॉलोइंग डेट के अंदर। उसके बाद उसकी मिनिस्ट्री कौन सी है वो देख लो, ठीक है, उसके बाद उसके फीचर, तो मिनिस्ट्री आ गई यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और क्या उसके फीचर्स है, 2-3 फीचर याद रख लो, ये स्कीम्स को आपको ही करना है। तो बहुत सारी स्कीम होती है हमारे पास, तो मैंने फिर आप लिख लो साइड में अपने नोट्स के अंदर, स्कीम में क्या करना है, स्कीम में उसका पहला लिखना है कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन क्या डेट है, क्या उसके मेन फीचर है, और एक एम जरूर लगा, अगर एम है तो क्या उसका एम है, ये 4 चीजें करो और खत्म करो आगे, नहीं तो फिर क्या होगा, बहुत ज्यादा हम पढ़ते रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट इज यूएस ईरान कन्फ्लिक्ट। अगेन एक बेसिक छोटा है, ये इंट्रो लिखो तो ठीक है, नहीं तो सीधा आप लिखो यूएस ईरान कन्फ्लिक्ट। अब देखो इसमें आपको एक चीज सीखने को मिलेगी, अगेन बच्चे सीधे लिख के आएंगे, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आपको भी अपने आंसर को ऐसे डिवाइड करना है कि यूएस और ईरान के अंदर 3 कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। पहला तो न्यूक्लियर इशू है, दूसरा जो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम है उसको लेके दिक्कत है, और तीसरा जो ईरान का जो मिलिट्री एक्सपेंशनिज्म हो रहा है, ये 3 इशू हो गए। तो आपको क्या, आपने क्या किया, क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिया ये इशू चल रहे हैं ईरान और यूएसए के कन्फ्लिक्ट के, ऐसे करना है आपको, ठीक है ना, आइडेंटिफाई कर लो ये कन्फ्लिक्ट है। इंडिया पाकिस्तान का कर लो, इंडिया चाइना कर लो। इंडिया चाइना की अगर बात आएगी तो क्या इशू लिखोगे, अरे कोई तो बताओ, इंडिया चाइना के इशू बता दो मेरे को, कोई मेजर अगर आएगा तो क्या सब हेडिंग होनी चाहिए। इकोनॉमिक इशू सबसे ज्यादा है, सरप्लस है वहां पे, ठीक है ना। हाँ, और ट्रेड, बताओ। मतलब हमारे लिए वो डेफिसिट हो रही है, इकोनॉमिक हाँ, इशू हो उनके लिए गया, सरप्लस है, और हमारे डेफिसिट है। हाँ, रीजनल इश्यूज है बॉर्डर हमारे, इशू, हाँ, बॉर्डर इश्यूज है। सिक्योरिटी, बॉर्डर हाँ, डिफेंस। शाबाश शेफाली, ठीक है, और बॉर्डर में डालो। और उनका तिब्बत को लेके वो मेंशन करना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक इश्यूज अब निकल के आ रहा है हाँ, तिब्बत वो को लेके, टेरिटरी में तिब्बत डाल वाला दो, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ 2 इंडियन ओशन, इंडियन ओशन वाला, अरुणाचल, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाला, उसमें उसको डाल दो, जियोपॉलिटिकल इशू। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपका नाम शेफाली है ना शायद, हाँ हेलो, सर, हाँ शेफाली, मैं हाँ कहना चाह सर, रहा हूँ कि अपने जो क्वेश्चन को ना ब्रेक कर लो, बॉर्डर इश्यूज, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, रजत ने बताया है ना, ऐसे 5 से सब हेडिंग बना लो, ठीक है। तो एग्जामिनर को चेक करने भी इजी रहेगा, आपको याद करना भी इजी रहेगा। तो ये अगर आप पढ़ाई का तरीका अपना लोगे सब चीज में, तो आपका मेरे को लग नहीं रहा एग्जामिनर रुकेगा। फिर तरीका ही ऐसा होना चाहिए हमारे पढ़ाई का कि हमने स्ट्रक्चर बना रखा है दिमाग में हर एक का। अगली बार कोई इंडिया चाइना आपके बात कर रहा है तो आपके दिमाग में 5 इश्यू आ रहे हैं, कोई नई चीज ऐड हो रही है तो उसी स्ट्रक्चर में डल जाएगा। मान लो रिसेंट का अभी जो इंक्रेजन था, तो उसमें डाल लो मिलिट्री इशू, तो उसमें वो एग्जाम्पल डाल दो। ऐसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, और ऐसे आपके आंसर रेडी होने चाहिए। जब भी कोई आपसे बात कर रहा है ना, हर टॉपिक पे आपके पास 5 पॉइंट होने चाहिए। मैंने ये देखा है अपने एक्सपीरियंस से, अधिकतर इस साल मेरे को लगता है बच्चा क्वालिफाई कर लेगा, उसके ये क्वालिटी उसके अंदर आ जाती है। अगर हम उससे कोई भी बात पूछ रहे हैं ना, तो उसके 4-5 पॉइंट हो जाते हैं उसके पास, बहुत डिटेल में नहीं, पर उसको एक आइडिया रहता है। उससे क्या होता है, उसका आंसर स्ट्रक्चर हो जाता है और वो सारा पेपर कंप्लीट करके आता है। ये चीजें आपको सीखनी है, ठीक है। चलो, ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि कैसे यूएस ईरान का जो इशू है ना, वो हमारे ऊपर इंपैक्ट कैसे, इस क्वेश्चन ने पूछा नहीं हुआ था, लेकिन मे बी फ्यूचर में आ जाए, इस बार आ जाए
तो वो हमारे चाबार पोर्ट के लिए, एनर्जी रिसोर्स के लिए, थ्रेट टू कंपनीज, ठीक है, यूएस सैंक्शन लगा सकता है हमारे ऊपर, हमारी, और ये बाकी हमारे जो नुकसान हो सकते हैं वो है। फिर हमें क्या करना चाहिए, कंक्लूजन दे दिया। कई बार बच्चे कहते हैं सर कंक्लूजन कैसे लिखना है, तो इंडिया मस्ट कंसिडर इट्स इंटरेस्ट, ये कॉमन लाइन है, कहीं भी ला सकते, इन टर्म्स ऑफ इट्स टाइज विद ईरान एंड द यूएस, हमें एक बैलेंसिंग एक्ट करना है, ठीक है ना। बोथ द यूएस एंड ईरान आर स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, ये कॉमन लाइन है, कहीं भी यूज करो, ठीक है। आइडियली इंडिया मस्ट बैलेंस द पोल्स and maintain the good relation with Iran as well as the USA. India is free to conduct its foreign policy driven by its core national interest. कितनी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है ना। एक दो आजकल मैं भी ये जयशंकर जी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, ये भी काफी अच्छी और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं। कभी आपको मिले, कोट करे तो अपना लिख लेना कोट उनकी, और यू कैन यूज देम, और उसमें साफ साफ लिख दो एज पर अवर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, आप कोटेशन डाल दो। तो ये चीजें उनको लगेगा कि जो स्टूडेंट है काफी लर्नर्ड है, पढ़ के लिख रहा है, अपने व्यूज नहीं लिख रहा। देखो मैं काफी एक स्मॉल क्वेश्चन था सर, रजत बोल रहा हूँ, इसमें जयशंकर सर का नाम लिखे या बस मत फॉरेन लिखो, ज्यादा वर्ड्स हो जाएंगे, एज पर द फॉरेन मिनिस्ट्री लिख दो, है ना, फॉरेन एज पर द फॉरेन मिनिस्ट्री होते हैं ना, कभी कभी मेंशन नहीं करना। नहीं, बिल्कुल मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप एक दो एज पर द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया या, ठीक है, ये बात है, उन्होंने कोट किया। ऑब्वियसली हम ऐसी कोई गलत बात तो नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव लिख रहे होंगे तो अप्रिशिएट हो जाएगी चीजें, है ना। जैसे कि देखो सीबीआई का क्वेश्चन आया था, तो सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, केज्ड पैरेट कहा था, है ना। तो ऐसे जब उन्होंने कहा है वो चीज, तो हम उसको कह सकते हैं एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सीबीआई इज रेफर्ड एज द केज्ड पैरेट, अगर क्वेश्चन आ रखा है तो। बात समझ रहे हो, ये सब चीजें आपको इंक्लूड करनी है एज पर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो एज पर द वाइस प्रेसिडेंट, एज पर द प्रेसिडेंट, एक दो बातें लिख दो, क्या दिक्कत है। अगर उन्होंने कोट कर रखी है एज पर द सीएजी ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, कुछ अगर टर्म आई है तो ये सब चीजें आपके एनरिच करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे, चलो अगला क्वेश्चन है हाउसिंग फॉर ऑल इन इंडिया, ठीक है। तो अगेन मैंने बताया था जब भी स्कीम आएगी तो आप क्या बताओगे, क्या उसका एम है, क्या टारगेट है। तो हाउसिंग फॉर ऑल करना है सबके लिए बाय 2022, जब इंडिया के 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएंगे। मिनिस्ट्री बताओगे आप उसकी, ठीक है, और फिर बताओ क्या प्रोग्रेस उसके अंदर हुई है, ये प्रोग्रेस बता दो उसके अंदर, ठीक है। अगेन क्या कितने हाउस बने आप इजीली कर लोगे, ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया, आगे अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो। अब ये देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो मैंने साफ साफ लिख दिया एज पर आरबीआई, ये आपको लिखना है एज पर आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, timely and adequate credit for the vulnerable groups such as weaker section and low income groups at the affordable cost। इसमें दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब केवल ये नहीं है कि आपने बैंक खोल दिए, अधिकतर बच्चे ये लिख के आ जाएंगे प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस, तो वो कहीं ना कहीं अगर एग्जामिनर स्मार्ट होगा तो वो नंबर काट लेगा। तो पहला तो आपको अगर पता है डेफिनेशन आरबीआई की तो भी ठीक है, नहीं पता है तब भी लिख दो एज पर आरबीआई, डेफिनेशन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टीट्यूशन का नाम आ गया। क्योंकि आरबीआई क्या होता है, एक डेफिनेशन देता, उसकी डिफरेंट रिपोर्ट्स आती रहती है, उसमें अलग अलग डेफिनेशन आती रहती है, तो वो कोई जरूरी नहीं कि एक ही डेफिनेशन दी होगी आरबीआई ने, मल्टीपल डेफिनेशन हो सकती है। उसके बाद आपको ये बात ध्यान रखना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब बैंकिंग के साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी भी है, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल एजुकेशन भी देना है, और अफोर्डेबल कॉस्ट पे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना है थ्रू इंस्टीट्यूशनल प्लेयर। अभी तक क्या होता था, मनी लेंडर प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं अगर कोई मनी लेंडर आपको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, थ्रू द इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, ये इंपोर्टेंट वर्ड है, और उसके साथ साथ अफोर्डेबल कॉस्ट पे। तो ये दो तीन कीवर्ड आपको पता होना चाहिए हर एक डेफिनेशन के अंदर, उससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो आपने डेफिनेशन लिख दी, उसका रोल क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, ठीक है, इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और लास्ट में अगर ये लिख सकते हो कि गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है, जनधन स्कीम है आपकी, है ना, और जो बाकी पेंशन की कुछ स्कीम्स है, एक बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट्स है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स है ये आप लिख सकते हो। अब देखो ये डायग्राम मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे बीच में लिखो फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक डायग्राम बनाओ, असेस, जो मैं आपको बता रहा था, पहली बात है असेसिबिलिटी, यहाँ पे आप बैंक अकाउंट की असेसिबिलिटी, ठीक है ना, इंश्योरेंस की, पेंशन की। दूसरी क्या बात है, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये शो करता है कि आपको एक ब्रॉड नॉलेज है टॉपिक के बारे में। अधिकतर बच्चे केवल इस पे लिमिट रह जाते हैं कि बैंक के अकाउंट खोलना, वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। उसके अलावा फाइनेंशियल लिटरेसी भी फाइनेंशियल इंक्लूजन में आती है, और क्या है आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को बढ़ाना, ठीक है ना, वो भी किस में आता है, आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर। तो ये डायग्राम आपका एक होना चाहिए इनकॉर्पोरेट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन हैज बीन आइडेंटिफाइड एज एन इनेबलर फॉर द 7 ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये भी एक बड़ा अच्छा टूल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आगे डिस्कस भी करूंगा। एक वीडियो और बना रखी है मैंने रट्टा मार सीरीज के अंदर, इसमें सारे 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद करवा रखे हैं।
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद करने का फायदा ये होगा कि मान लो कोई एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, कोई पॉवर्टी का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कोई हंगर का क्वेश्चन है, कोई रिन्यूएबल एनर्जी का क्वेश्चन है, कोई हाउसिंग का क्वेश्चन है, मतलब सारे तो सेक्टर कवर कर लेता है वो, तो आप लिख सकते हो ये एसडीजी इससे रिलेट है और इसका ये फायदा होगा। तो अगेन आपका एक पैरामीटर और बढ़ गया नॉलेज के अंदर। तो टूल क्या है हमारा एसडीजी, उसको आप यूज क्या कर रहे हो मल्टीपल जगह। तो ऐसे टूल डेवलप करने हैं आपको आने वाले टाइम में अपने। ठीक है शेफाली, ठीक है? Yes, sir. चलो, कुछ हो रहा है फायदा है ऐसे ही हो रहा है टाइम पास? नहीं हो रहा है सर, फायदा हो रहा है। ठीक है हाँ ठीक सर, हो रहा है फायदा। चलो चलो सीख लो बस ये ना चीजें और इम्प्लीमेंट कर लेना। इसके बाद भी क्लास के बाद भी नंबर तो आई तुम्हारे पास है ना, तो मैसेज कर देना कोई दिक्कत आए पढ़ने में समझने में, है ना, और कोई ट्रिक्स व्रिक्स। तो मेन बात मेरा मानना ये है कि पढ़ाई में स्ट्रक्चर हमारा एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो दिमाग में स्ट्रक्चर बना के चलो कि अच्छा इसको मेरे को ऐसे पढ़ना है, उसी तरीके से आप स्मार्ट तरीके से कम टाइम में आप गेन कर सकते हो ज्यादा नंबर। चलो प्रधानमंत्री कौशल, अब देखो मैं इतनी डिस्कस कर चुका हूँ, आपको सीधे दिमाग में आएगी होगी यार, अब स्कीम आएगी, मैं डेट लिखूंगा, मैं उसकी मिनिस्ट्री लिखूंगा, उसका एम लिखूंगा, और एक अगर कोई फीचर आ गया लास्ट में तो उसका फीचर लिख दूंगा, ये 2-3 फीचर। तो यही लिखा है देखो, डेट लिख दी 2015, मिनिस्ट्री लिख दी, ठीक है, उस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एम लिख दिया टू ट्रेन अगर याद है तो, ठीक है ना, फिर कुछ फीचर आगे लास्ट में। देखो एक तरीका और है कि इसका फायदा क्या हुआ, क्योंकि मैंने आयुष्मान भारत में भी लिखा था, इसमें भी देखो फायदा क्या होगा कि अगर ऑब्वियस सी बात है अगर आपके देश में एजुकेशन स्किल बढ़ेगी तो वो हमें क्या करेगा, आत्मनिर्भर भारत की तरफ ले जाएगा। एक और स्कीम में आपने उसको जोड़ दिया, तो ओवरऑल उसका आपने एक ब्रॉडर कंट्री के लिए क्या फायदा उससे आपने कंक्लूड कर लिया। अब आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बन गया, कोई भी स्कीम क्वेश्चन आएगा, डेट, एम, मिनिस्ट्री, फीचर्स और लास्ट में कंट्री के लिए या देश के लिए क्या फायदा है, खत्म बात, इतना लिखना है। अब इससे फायदा क्या होगा, स्ट्रक्चर बनाने से आपका टाइम बच गया। एक बच्चा सोच रहा है एग्जाम में स्ट्रक्चर बना रहा है, आपके दिमाग में स्ट्रक्चर है ऑलरेडी, 4-5 टेस्ट आप लिख चुके हो, प्रैक्टिस कर चुके हो, एग्जाम में एक्सेल करोगे आप। ये ट्रेनिंग ही तो है, ट्रेनिंग करनी है, अपने दिमाग को ट्रेन करना है कैसे हमें क्वेश्चन को लेके आना है। ठीक है चलो, इट इज इन लाइन विद द गोल्स एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखो ऑब्वियसली एक आपको लग रहा होगा सर पेपर तो 2019 में आ गया था, आप 2020 की बात कर रहे हो, 22 की, 21 की। मैं समझता हूँ क्योंकि आंसर मैंने अभी लिखे हैं। अब 2019 में हो गया वो तो छोड़ो, लेकिन मैं आपको तरीका सिखाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर आज आता है ये या आने वाले टाइम में आता है तो जो रिसेंट की चीजें उनको भी आपको इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है ना, अगर तो ये क्या कह रहा है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसके फ्रेमवर्क में, क्योंकि वहां पे भी हमने क्या बात की है, वोकेशनल एजुकेशन की बात की है, स्किल ट्रेनिंग की बात की है, तो उसी की लाइन पे है। प्लस ये हमारी कंट्री को क्या करेगा, आत्मनिर्भर भारत बनाएगा, उसमें भी हेल्प करेगा। तो कितना अच्छा कंक्लूजन दिया है, और एक हमारे दिमाग में फ्रेमवर्क भी बन गया कि कैसे हमें स्कीम को कंक्लूड करना है। ठीक है, ये एक बार अपना नाम बता दो आप, सैमसंग SM, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुरभि। ठीक है सुरभि, ठीक है। दीपक आपको आवाज आ रही है? दीपक, दीपक गायब ही आज। दीपक देखो मेरा पर्पस ये है पूछने का, मैं पढ़ा भी सकता हूँ, मैं चाह रहा हूँ तब तक तुम अपना टाइम दे रहे हो तो एक्टिवली बैठो, ये नहीं कि बस नींद आ रही है कुछ भी है या बस ऑन करके बैठ के। ठीक है, ये तो क्या हमारी ओपन क्लास है, अदरवाइज मैं क्लास लेता हूँ तो फिर वीडियो ऑन ही रहती है सबकी, ताकि इंटरेक्शन बना रहे। ठीक है ना, चलो फर्स्ट क्लास है, नेक्स्ट टाइम आओगे तो वीडियो ऑन करके सीधा इंटरेक्शन ही करेंगे, है ना, क्योंकि लाइव क्लास का मतलब ये है कि ये आप इंटरेक्शन रहे आपका, आप एक्टिवली पढ़ो। ठीक है चलो, ठीक है, दीपक का थोड़ा नेटवर्क वीक है। एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। हाँ रजत, जैसे ना हर किसी का कोई ऑप्शनल होता है और वो उसका बेनिफिट उसको जीएस में मिलता है, तो लाइक किसी का ठीक है। अगर PSIR है, गवर्नेंस है, कोई भी है, तो हम हर आंसर में जीएस में कुछ ना कुछ एडिशन कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। तो जैसे गवर्नेंस का पॉइंट हम हर स्कीम में और ऑलमोस्ट हर जीएस के हर क्वेश्चन में एटलीस्ट हरियाणा वाले में हम डाल सकते हैं, ठीक तो है, ये कोई नेगेटिव तो नहीं बनेगा? जब चेकर है वो चेक नेगेटिव कर नहीं रहा है हर पड़ेगा, चीज में ये। अनटिल अनलेस मैकियावेली और इनको कोट कर रहे हो, लॉकी को कर रहे हो, नहीं उनकी नहीं, थिंकर्स को नहीं आर्टिकल कर करना, दी, लाइक मतलब इतना नहीं जो करना है कि हाँ आप जो इश्यूज हैं ऑलरेडी। इश्यू से जी जी रिलेट करके कर दो, फायदा रहता है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो मैं तो इतने मैप बनाता हूँ, हर क्वेश्चन में बना देता हूँ लगभग, मेरे पास ट्रिक होते हैं, अगर क्रॉपिंग पैटर्न होगा तो दिखा दूंगा हर जगह। ठीक है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ ओवरडू नहीं करो उसको, लेकिन करने में फायदा रहता है। जिसका पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस होता है, पबैड होता है, वो लोग पेपर 2 में स्ट्रॉन्ग रहते हैं, है ना, जिनका इकोनॉमिक्स रहता है पेपर 3 में रहते हैं, तो ये फर्क पड़ता है। और ये हो
अच्छी बात है, एडवांटेज ले सकते हैं इसका। सर क्वेश्चन मेरा यही था कि जो चेकर होगा उसको ये तो नहीं लगेगा ये तो इसका कोई ऑप्शनल है इसलिए हर क्वेश्चन में नहीं डाल नहीं रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत मैंने बता दिया, ओवरडू नहीं करना है। एक्सट्रीम स्टेबल है ना, जो ऑप्शनल की स्टेटमेंट्स होते हैं वो मत डाल देना, कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म्स प्लस थिंकर्स के नाम ज्यादा। हाँ नहीं मतलब कोई भी अगर इशू हमारे गवर्नमेंट में चल रहा है कोई भी तो वो हम उसमें डाल देते डाल हैं सकते सर। हैं ठीक बिल्कुल। डायमेंशन आईआर का तो आप इतना अच्छा बता सकते हो, समझ रहे हो, क्योंकि आपका पीएसआईआर है तो डालो डायमेंशन, किसने मना किया है। लेकिन अगेन वहाँ पे ये मेरा कीवर्ड क्या है, डोंट डिस्क्रिमिनेट। अगर क्वेश्चन बहुत आता है उसको ज्यादा टाइम नहीं देना है, सबको टाइम इक्वली देना है मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये है, ठीक क्योंकि बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे फिर, ये बड़ी ध्यान रखना है। वो वीडियो जरूर देखना आप, आंसर राइटिंग की आर्ट की ना, उसमें मैंने 8-10 पॉइंट बताए हैं जो आपको काफी हेल्प करेंगे, ठीक है। ठीक। अब आओ ग्राउंड वाटर डेप्लीशन इन इंडिया, इशू है तो कि एक मेरा क्वेश्चन इसमें था हम्म। कि जो आंसर शीट होती है इसमें क्यों क्या फॉर्मेट में नहीं रहती, वो जनरली रूल शीट्स रहती हैं और उसमें कुछ मतलब पार्टीशन नहीं बन रखा होता आंसर्स के बीच में, तो हमें सब पार्ट्स जो है हम एक ही पेज पे थोड़ा सा लाइन स्पेस देके एक ही पेज पे अटेम्प्ट कर सकते हैं और नए क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट पेज शुरू करें अटेम्प्ट करने के लिए थोड़ा सा ऐसे। नहीं पार्टीशन नहीं है मैं मानता हूँ, लेकिन आपको गैप दो। आप अगर गैप नहीं दोगे ना तो आपको एग्जाम में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, अगला क्वेश्चन स्टार्ट भी हो गया है ना। और गैप अगर दो तो लेकिन पेनल्टी नहीं कटेगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं, गैप दो आप। मतलब उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पूरा एक शीट नेक्स्ट शीट मत से छोड़ो, स्टार्ट इतना करें। नहीं, इतना नहीं, 2-4 लाइन छोड़ के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो स्टार्ट, इतना भी नहीं छोड़ अच्छा सकते मतलब ना। मुझे लगा सब पार्ट्स के लिए हम एक ही पेज में लाइन छोड़ नहीं के नहीं, कर ऐसा कुछ सकते नहीं हैं। है कंपलसरी, लेकिन आप जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो ना तो 3-4 लाइन छोड़ के 2-3 लाइन छोड़ के कर दो स्टार्ट, ताकि लगे अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। और ठीक है इसका ठीक सबसे अच्छा तरीका ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सुरभि है ना आपका नाम, क्या है? यस सुरभि। सुरभि, मैं अभी तक क्या डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारा जो स्ट्रक्चर होना चाहिए ना आंसर का, दैट शुड बी इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो आप एक ब्रीफ इंट्रो लिख रहे हो, बॉडी के कुछ पार्ट एड्रेस लिख रहे हो, फिर 2 लाइन में कंक्लूड कर रहे हो। जब आप एक स्ट्रक्चर फॉलो करोगे तो एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा यार इसका आंसर खत्म हो गया, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। कई बच्चे क्या करते हैं, बस बॉडी बॉडी लिखते हैं फिर अगला आंसर स्टार्ट करते हैं, तो वो एग्जामिनर की काफी दिक्कत जाती है, ठीक है। ओके जब नहीं आप जैसे स्ट्रक्चर मेरा फॉलो आंसर करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्लियरली दिखेंगे अलग अलग, और 1-2 लाइन छोड़ भी देना। हाँ बताओ। इसमें जैसे ये था कि वर्ड लिमिट थी और जो 4 नंबर वाले उससे भी शॉर्ट नोट्स थे, तो उसमें हाँ जनरली ये इंट्रो बॉडी वाली चीज नहीं इम्प्लीमेंट हो पाती, जैसे उसमें मैंने नहीं हो लास्ट टाइम पाएगी, दिया था मैं तो। बड़े के लिए कह रहा हूँ, है ना, उसमें नहीं हो पाएगा, सीधा फीचर करना, ठीक है ना, उसके लिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, चलो। तो ओके सर इस बार श्योरिटी है कि रूल शीट्स आएंगी या प्लेन भी आ सकती है? श्योरिटी तो नहीं है, कुछ श्योरिटी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैंने सुना है, मैं श्योर नहीं हूँ, चेंज हुआ है इस बार हो अभी। सकता है देखो, लेकिन आप अभी मैं ये कहता हूँ जो बच्चे टेस्ट सीरीज उनको ही कहता हूँ भाई, अपने से तुम्हारे 5 टेस्ट हैं तो 2 टेस्ट आप प्लेन पे लिख लो, 3 रूल पे लिख लो, तो दोनों में ट्राई कर लो अपना, छोड़ो मत कोई भी तरीका। देखो स्टूडेंट का यही है, परिश्रम करना ही हमें ना, सारी जो भी तरीके हैं उनसे तैयार रहना हमें, कुछ भी आ जाएगी अगली बार तक हम कंफर्म हो जाएंगे। ये चेंज हुआ है पैटर्न इस बार, तो हमें थोड़ा रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है मैं ना। ये पूछ रहा था जो जुडिशियल का मेंस का हुआ है उसमें शायद चेंज हुआ है ना प्लेन में? अब उसका ये आइडिया लोग नहीं, एक बार पूछ लूंगा, एक है स्टूडेंट जिन्हें दिया जुडिशरी का, उनसे पूछ के बता दूंगा एक बार आपको, है ना। सर आप तो बता देना, ग्रुप में भी डलवा देना, क्योंकि ये रूमर उड़ रहा है कि उसमें मैं करवा प्लेन देता शीट हूँ, है। बताओ एक बार जुडिशरी से बात करके, जो स्टूडेंट ने दिया है उससे बात करके आपको बता दूंगा, ग्रुप पे डलवा थैंक दूंगा, यू। करवा दूंगा। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इंडिया, ठीक है। तो अगेन इशू है हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, तो बता दो भाई क्या डेटा चल रहा है, क्या अगर याद है तो। और इसमें आप लिख सकते हो एज पर नीति आयोग, क्योंकि नीति आयोग रिसर्च करती रहती है ना। और फिर क्या रीजंस है, ठीक है, यूटिलाइजेशन पैटर्न। अब देखो मैंने इसमें सब हेडिंग बनाई है अलग से, देखो आप देख रहे हैं, आपको भले ही 1 नंबर क्वेश्चन है, 4 सब हेडिंग बना दी कि हमारा यूटिलाइजेशन पैटर्न ही ऐसा है कि मोस्टली जो एग्रीकल्चर है वहां पे हमारा वाटर यूज हो रहा है। फिर क्रॉपिंग पैटर्न ऐसा है कि जो वाटर गजलिंग क्रॉप्स है वो यूज कर रहे हैं। फिर लेजिस्लेटिव एक एंगल है, जो हमारा मॉडल लॉ है वो क्या कहता है, जितना भी निकाल, जिसके एक लॉ भी हमारे यहाँ पे कंट्री के अंदर, जिसमें ये कहता है जिसकी जमीन के अंदर जितना भी पानी है, ठीक है, वो उसी का है, कितना ही वेस्ट करो वो। तो ये लॉ लेजिस्लेटिव लेवल पे। फिर पॉल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, आर्सेनिक कंटेमिनेशन। तो अगेन एक बच्चा सिंपल लिखेगा, आपने डिवाइड कर लिया, दिमाग में आया अच्छा यूटिलाइजेशन गड़बड़ी है, एग्रीकल्चर में गड़बड़ी है, पॉल्यूशन और लॉ। तो ऐसे 4 सब हेडिंग दो, उसके अंदर एक लाइन लिख दो, इतनी मत लिखो, एक लाइन लिख दो, हो गया अपना आंसर। इस तरीके से हमें अप्रोच करना है। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप देख सकते हो। अगेन जब भी वाटर की आती है तो मीर शाह कमेटी, ये याद रखना है आपको, इसकी कुछ रिकमेंडेशन मैंने बता रखी है, एक तो वो देख लेना, ठीक है ना। तो मीर शाह कमेटी ये वाटर से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना। विवेक देबरॉय कमेटी मैंने ऊपर बताया था, तेजस से रिलेटेड, इंडियन रेलवे से रिलेटेड थी। इंडियन रेलवे की सेफ्टी के लिए भी कुछ कमेटी बनी है, जैसे काकोडकर कमेटी है, ठीक है ना। और अगर आपको हेल्थ की आता है क्वेश्चन तो आप लिखो श्रीनाथ रेड्डी कमेटी। तो ऐसे कुछ कुछ सेक्टर की कर लो, ठीक है। एजुकेशन की भी आपकी बनी हुई है ना। एनवायरनमेंट की वेस्टर्न घाट्स पे कस्तूरी रंगन कमेटी है, ठीक है। तो ऐसे हर एक आपको अपना क्या करना है, हमें याद रखना है कुछ कुछ कमेटीज हर एक सेक्टर की।
अब ये देखो इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन है, ये काफी बच्चों को दिक्कत होती है, डाउट है इसमें ना। तो इसमें इसका एक कोई फिक्स आंसर नहीं है। देखो ये बता रहा हूँ आपको, इसके आप मल्टीपल इन्फ्रेंस निकाल सकते हो और आपको ये क्वेश्चन मैनेज करके आना है। एब्सोल्यूट में मत जाना कि सर ये भी हो सकता था, ये भी है, ये भी कर सकते थे। जिसको जो करना है वो कर सकता है, अपना इन्फ्रेंस निकाल सकता है, लेकिन एक ही क्वेश्चन आएगा, उसको मैनेज करके आना है अपने को। बिल्कुल ये नहीं लेना यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है, कुछ ना जो डेटा समझ में आ रहा है उसका लिखो। अब इसका तरीका क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसडीआई के बारे में और बाकी इंडिकेटर्स है। Based on the demography and human development index for some of the state in the following, what major inference can be drive? क्या inference drive कर सकते हो आप इससे। तो देखो पहले एसडीआई के बारे में था, तो मैंने थोड़ा एसडीआई के बारे में बता दिया कि भाई एसडीआई क्या है, ठीक है, ये 3 पैरामीटर है, इन सबका एवरेज है, एक बेसिक लिख दिया एसडीआई उसकी रैंकिंग के बारे में। अब इंट्रो के बाद लिखो बेस्ड ऑन द टेबल अबाउ डेटा ड्रिवन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन या फिर इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन। तो ये देखो आप यहाँ पे आप देखते हो कि बिहार में सेक्स रेशियो कितना था 2011 में 918, और 2014 में जो सेक्स रेट एट बर्थ है वो 908 है, और उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग कितनी है 21। तो यहाँ पे जब मैं पूरा पैटर्न देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि जैसे हरियाणा है, ठीक है, इसकी एसडीआई रैंकिंग तो ठीक है पर सेक्स रेशियो क्या है, लो है। बिहार है, इसकी एसडीआई रैंकिंग कम है, सेक्स रेशियो जा बढ़िया है। केरला है, सेक्स रेशियो बढ़िया है, एसडीआई रैंकिंग बढ़िया है। तो कोई पर्टिकुलर कोरिलेशन नहीं आ रहा है कि अगर एसडीआई अच्छा है तो सेक्स रेशियो अच्छा होगा, एसडीआई खराब है तो सेक्स रेशियो भी खराब होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे खराब है पर अच्छा है यहाँ पे सेक्स रेशियो, ठीक है। तो ये कोई कोरिलेशन निकल के नहीं आ रहा है कंक्लूसिवली, ठीक है। और दूसरा और बताता हूँ, जैसे सेक्स रेशियो 2011 में पंजाब का 895 था और 2014 में 893 है, लगभग क्लोज ही है ना। जबकि यूपी और हरियाणा में देखो आप ये कम हो गया बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैटरनिटी जो मतलब कि स्टार्टिंग के जो पीरियड है, ठीक है, फीमेल फिटिसाइड नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे सेक्स रेशियो में इंप्रूवमेंट, एक काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट सी है, मतलब इंप्रूवमेंट नहीं है तो मतलब बहुत ज्यादा डिक्लाइन नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन और हमने मेजर किए जो कि हरियाणा और यूपी में काफी ज्यादा है। तो ये 2-3 ऑब्जर्वेशन मैंने इसमें ऑब्जर्व किए हैं, वो मैं लिख दूंगा इसके अंदर कि भाई एसडीआई दो द एसडीआई नोट डज नॉट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, ह्यूमन security, empowerment, etc. It is implicitly reflect in the various other social indicator like sex ratio. तो कैसे SDI ranking in the sex, there is no specific trend between the two indicators. क्यों नहीं है फिर मैं बताऊंगा। ये पंजाब में सेक्स रेशियो लो है, ठीक है, या SDI रैंकिंग हाई है पर सेक्स रेशियो वहां पे लो है, ठीक है। देन इट कैन बी इम्पैक्टेड बाय द डिफरेंस इन द सेक्स रेशियो, बताया था मैंने कि ये पंजाब के अंदर क्या है, एसडीआई तो हाई है, ठीक है, पर सेक्स रेशियो ओवरऑल वैसे लो है, लेकिन कुछ इंप्रूव हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया होगा, कुछ ना कुछ मेथड्स यूज किए होंगे जिसमें क्या हुआ, इनका सेक्स रेशियो इंप्रूव हुआ है। लेकिन ये सब चीजें हमने क्या किया, हरियाणा हाउएवर कंपैरेटिवली लार्जर गैप है सेक्स रेशियो में और सेक्स रेशियो एट बर्थ में, कहाँ पे, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे क्या है, काफी गैप है हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, ये एक ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद देखो डिस्पाइट हायर सेक्स रेशियो इन बिहार में देख रहे हो आप सेक्स रेशियो अच्छा है पर वहां पे एसडीआई रैंकिंग जरूरी नहीं कि अच्छी हो, वहां पे एसडीआई रैंकिंग क्या है, लो है। तो डिस्पाइट हैविंग हाई सेक्स रेशियो इन बिहार देयर एसडीआई रैंकिंग इज लो। अगेन इसका क्या है, डाइकोटमी, अब मैं रीजनिंग में दे रहा हूँ, डाइकोटमी बिटवीन बिहार सेक्स रेशियो एंड एसडीआई इज आल्सो एक्सप्लेन्ड बाय द डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन सोशल सेक्टर स्पेंडिंग। वहां पे डिपेंड करता है कि ये जरूरी नहीं है कि सोशल सेक्टर स्पेंडिंग कितनी है, ठीक है ना, which points to the presence of the institutional bottlenecks, lack of awareness, implementation issue। ये दिक्कतें हो सकती है वहां पे, ठीक है। अब देखो और एसडीआई लो होने के कारण बता रखा है कि पुअर इनकम जनरेशन होगी, हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट, ये सब चीजें। तो मैं कह रहा हूँ डेटा तो आप इन्फ्लुएंस करोगे ही, उसके अलावा जो थोड़ी बहुत नॉलेज है वो भी आप डाल दो ताकि आप क्वेश्चन को मैनेज करके आ जाओ। एग्जामिनर को अच्छा लगेगा 5-6 ऑब्जर्वेशन आप निकाल रहे हो, मैनेज करके आ रहे हो तो, ठीक है। ऐसे अगर हम देख रहे हैं केरला में, केरला की एसडीआई कितनी अच्छी रैंकिंग 1 है, लेकिन क्या हो रहा है, सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो गया उसका। Despite being the highly ranked in SDI, the southern state of Kerala is showing decreasing sex ratio trend, ठीक है। अगेन अभी आपने ऑब्जर्वेशन दी, अब लास्ट में कंक्लूजन लिख दो। गवर्नमेंट स्कीम लाइक आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, which seeks to provide better health service to poor, can help in improve the SDI। क्योंकि कोर यहाँ पे क्या था, SDI था। ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है ई गवर्नेंस पे तो कोई गवर्नेंस से रिलेटेड स्कीम से कंक्लूड कर देना उसको, ठीक है। both at the national and the sub-national level in the coming years if rolled out properly and across the state। तो अगेन मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, अगर जो डेटाबेस क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें आप क्या करोगे, जो भी मेन टॉपिक है उसको पहले इंट्रोड्यूस कर दो,
3-4 लिखो, फॉलोइंग इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन, 4-5 उसके जितने भी निकल रहे हैं इन्फ्रेंस लिख दो, और लास्ट में एक ब्रॉडली कंक्लूड कर दो, गवर्नमेंट अगर उसके लिए कुछ मेजर ले रही है तो उससे। ठीक है, इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बना लो डेटा वाले इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द मुस्लिम वुमेन। सर एक क्वेश्चन था इसमें। हाँ रजत, इसमें जो ये डेटा दिया होता है, इसमें हम कुछ जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें हमें दिखाई दे रहा है केरला का सेक्स रेशियो बेटर है, तो हाँ वहाँ का जेंडर डेवलपमेंट वहाँ पे काफी है, तो इस टाइप के पॉइंट ऐड कर सकते हैं, या सिर्फ टेबल स्पेसिफिक जो डेटा दिया हुआ है सिर्फ वही स्पेसिफिक रहना है, बाहर से कुछ नहीं करना? जेंडर डेवलपमेंट तो इसलिए कर सकते हो यहाँ पे क्योंकि सेक्स रेशो की बात हुई है ना। सिर्फ एक हाँ, एग्जांपल वो ले कर लिया, सकते मतलब हो, जो हम चीज थोड़ी रिलेट जनरल। हो रही है ना, जो वर्ड कीवर्ड रिलेट है वो कर सकते हो। अब यहाँ पे आप एजुकेशन में एजुकेशन ज्यादा डाल दोगे वो गलत हो जाएगा। मतलब जनरल जो बाहर की चीजें हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। ज्यादा वैसे तो अवॉइड करो, पर 1-2 बात तो डाल ही सकते हो, जो क्यों आपने बताया था मेरे को क्या अभी जेंडर डेवलपमेंट, जेंडर डेवलपमेंट, तो वो हो तो सकता मतलब है। हमने इन्फ्लुएंस करके बता दिया कि केरला में हाई है तो वहाँ पे जेंडर डेवलपमेंट है, लेकिन हरियाणा को सीखना चाहिए, ऐसा कुछ। हाँ, लर्निंग हो सकती है हरियाणा के लिए, या हरियाणा में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, ये फर्स्ट टाइम आप नहीं एक्सप्लेन कर रहे मैंने यही कह रहा है, इसका आइडिया नहीं है और इसका आंसर, इसलिए मैंने ये तरीका निकाला है। इसमें आप पहले क्या करो, जो टॉपिक है उसको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दो, 5-7 उसके इन्फ्लुएंस निकाल दो जितने निकल रहे जितने, ठीक है, मैनेज करके आना। अब एक ही तो क्वेश्चन आएगा, उसके भरोसे ये परेशान नहीं होना कि एब्सोल्यूट लिख के आना है। फिर कंक्लूड कर दो ब्रॉड जो विजन है कंट्री का उस टॉपिक के रिगार्डिंग। ठीक है, ठीक है। एनालाइज द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट्स ऑन मैरिज एक्ट। अब ये क्वेश्चन किस लिए करवा रहा हूँ, क्योंकि एक्ट का क्वेश्चन आता है पर पूछ रहा है एनालाइज, तो आपको क्या करना चाहिए उसके लिए। तो पहले तो आप इंट्रोड्यूस करोगे बेसिक आउटलाइन, क्या प्रोविजन है उसके, तो प्रोविजन लिखोगे भाई ये इसके प्रोविजन थे। अगेन पहले इंट्रोडक्शन करना ही हमें कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया ट्रिपल तलाक को। इसको फिर आपने इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए एक एक्ट पास हुआ है जिसका नाम है वुमेन प्रोटेक्शन हो गया। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया बेसिक। उसके बाद आप इसके फीचर लिखोगे, क्योंकि एनालाइज लिखा है तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आप लिखोगे, ये इसके पॉजिटिव होंगे ये इसके नेगेटिव होंगे, और फिर कंक्लूजन कर दो कि ओवरऑल क्या कर सकते हैं आगे, या क्या इसका ब्रॉडर फायदा होगा वुमेन के लिए। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। ये प्रोविजन लिखने हैं, ये इसको हम टेबल में लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव होंगे ये नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव एक साथ लिख दो एक लाइन में, नेगेटिव then you can write the conclude the government should strengthen the negotiating capacity of women by providing them with the support like income opportunity education etc. एक लार्जर क्योंकि women का इशू था उसके रिगार्डिंग आप कोई भी कंक्लूड कर दो। देखो कंक्लूजन नहीं करोगे तो कितना अजीब सा क्वेश्चन लगता है। हर क्वेश्चन को कंक्लूड जरूर करके आना, बड़े वालों को खासकर, तब उसको लगेगा कंप्लीट सेंस दिए बच्चे ने। ठीक है ना, क्योंकि उनको भी डायरेक्शंस होती है कि इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन चेक करो, सारे स्ट्रक्चर चेक करो कि बच्चे ने सारे पार्ट लिखा नहीं लिखा। ठीक है, अगेन ये छोटे क्वेश्चन है, टेररिज्म एंड पाकिस्तान, तो इसमें ज्यादा बड़ा मैंने भी लिखा, लेकिन कुछ कीवर्ड आपको जब मैं बता रहा हूं याद होनी चाहिए कि पाकिस्तान ने क्या करता है, स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर दोनों टेररिज्म, ये वर्ड कीवर्ड आना चाहिए। ठीक है ना, तो और कुछ एग्जांपल देख लो, मुंबई टेरर अटैक, आईएसआई हार्बरिंग एंड ट्रेनिंग मिलिटेंट्स, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, देखो ये वर्ड है ना, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, डुअल पॉलिसी है पाकिस्तान की टेररिज्म पे, और ये टेररिज्म हमें इफेक्ट नहीं करेगा, पाकिस्तान को भी इफेक्ट कर रहा है, हमें तो कर ही रहा है उनको भी करता है, क्योंकि हम देखते हैं कई बार पाकिस्तान में भी टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर दो। ठीक है, और फिर लास्ट में ये कंक्लूजन आपको जनरल भी हेल्प करेगा, या कि ऑल दिस इवेंट जनरेट एनवायरनमेंट ऑफ मिसट्रस्ट हैज बीन कास्ट अपॉन द टॉक्स व्हिच हैव बीन discontinued until the Pakistan. ठीक है, it is necessary that Pakistan to take some decisive steps against terrorists to improve its international and regional image so as to give its own and the world citizen a better future to live in. तो हमने पाकिस्तान को ज्ञान दे दिया भाई ठीक है ऐसा काम करो कि वर्ल्ड को एक अच्छी जगह बनाए। तो ऐसे आप वर्ड्स आपको लिखने कंक्लूजन के अंदर कि आप होलिस्टिकली सजेस्ट कर रहे हो, कोई डेरोगेटरी भी नहीं है, एक लार्जर गुड कॉमन वर्ल्ड के लिए आप सोच रहे हो। ठीक है ना, अगेन सर अगेन एक स्मॉल क्वेश्चन है, ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी कंक्लूजन लिखने का ट्राई करना है? जरूरी नहीं है, एक छोटा सा आ सकता है। देखो आप लिखते हैं पाकिस्तान, वन लाइनर हो तो ठीक है, नहीं तो रहने दें। वन लाइनर ही आएगा, आएगा ज्यादा नहीं, पाकिस्तान नीड टू टेक सम डिसाइसिव स्टेप टू इंप्रूव द वर्ल्ड पीस, इतना भी कर लोगे तो काम खत्म बस। हाँ वो 40 वर्ड्स है ना, तो इसलिए कंफ्यूजन। ये तो मैंने कहा इसको आप यूज कर रहे हैं ना कहीं और पे, ये कहा मैंने आपको ना। ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्मार्ट तरीका क्या होता था कि रिसेंट कोई अटैक वो लिख दिया, अगर हुआ है तो 3-4 इनके बता दिए यहाँ पाकिस्तान कर रही है टेररिज्म, और एक लाइन कंक्लूड, खत्म आंसर। हाँ, वो FATF ग्रे लिस्ट, हाँ वो आप वो डाल दो, अच्छा वर्ड है। ठीक है ना, ठीक। तो जो उस टर्मिनोलॉजी है वो डालो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर नहीं बोला, बस लिख दिया उन्होंने सोशल मीडिया टेररिज्म। ठीक है ना, उस तरीके से।
सोशल मीडिया में अगेन आप डिफाइन कर दोगे क्या है। अब यहाँ पे ये कीवर्ड आने चाहिए, देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सोशल मीडिया तो सबको पता ही है, सब वही लिख देंगे, लेकिन आप लिखो भी इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ता है, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने व्यूज कर रहे हैं, तो पार्टिसिपेशन, एक ओपननेस है, फ्री है ना, फीडबैक दे सकते हैं लोग। दूसरा कन्वर्सेशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। तीसरा कम्युनिटी बन जाती है, आप देखो फेसबुक पे पेज बन जाते हैं, बहुत जल्दी कम्युनिटी बनती है। कनेक्टेडनेस है ना। अब इस बार देखो यूपीएससी में क्वेश्चन क्या आया था साइबर सिक्योरिटी के, आपके वो पूछे पैरामीटर है ना, तो अगर आपको पता है साइबर एस्पियोनेज क्या होता है, साइबर क्राइम क्या होता है, तो आपको डिफरेंट पैरामीटर्स पता है उनके। ऐसे ये क्या है, सोशल मीडिया के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। अगेन क्योंकि अगेन जब मैंने साइबर सिक्योरिटी पढ़ा था तो मैंने वो 4 पैरामीटर याद कर लिए थे, साइबर वारफेयर, साइबर क्राइम, साइबर एस्पियोनेज, एक और है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको 3-4 चीजें याद हो जाएंगी, तो वही आपके आंसर को इंप्रूव करेगा। अब अगर आपने 4-5 मिनट याद कर लिए तो सोशल मीडिया का चाहे ऐसे आ जाए चाहे आपके क्वेश्चन आ जाए, आप इन्हीं पैरामीटर पे सारा आंसर लिखाओगे। ठीक है शेफाली, यस सर। तरीका सीख रहे हो कैसे पढ़ना है, पढ़ाई कैसे करनी है। हाँ सर। यही है, देखो पार्टिसिपेशन करो, ओपननेस, कन्वर्सेशन, ठीक है, कम्युनिटी, कनेक्टिंग, ये 4 वर्ड या 5 वर्ड याद कर लो, ऊपर लिख लो सोशल मीडिया, अपने नोट्स बना लो, और चाहे तो कोड बना लो POCC से करके कुछ अपना निमोनिक बना लो कि सोशल मीडिया है तो मेरे को ये वर्ड डाल के आना है, अपने आप हो जाएगा आंसर। और एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो ये लिखना है आपको, देखो सोशल मीडिया को जो डिफरेंशिएट करता है ना सोशल मीडिया को बाकी मीडिया से, वो ये है कि इट फार एक्सीड्स द कंटेंट जनरेटेड बाय द न्यूज। अगर जो रेगुलर मीडिया था उसमें इतना कंटेंट जनरेट नहीं हुआ, आजकल हम कितना कंटेंट देख रहे हैं, तो सोशल मीडिया में कंटेंट बहुत ज्यादा जनरेट हो जाता है, बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, तो ये काफी डिफरेंशिएट। दूसरा इसकी वायरल एबिलिटी, कोई भी चीज कभी वायरल हो जाए पता नहीं सोशल मीडिया के थ्रू, तो ये 2 कीवर्ड और है कि इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा होता है सोशल मीडिया के अंदर, फार एक्सीड जो नॉर्मल मीडिया होता है उससे, और दूसरा इट्स वायरल एबिलिटी फॉर पोटेंशियल एक्सप्लोरेशन स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन, कई बार इन्फॉर्मेशन बहुत वायरल हो जाती है और फटाफट फैल जाती है। ठीक है, चलो ग्लोबल वार्मिंग अगेन, अब देखो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते थे, रजत बताओ, ग्लोबल वार्मिंग की अगर डेफिनेशन देती तो क्या लिखते, एज पर कौन सा इंस्टीट्यूशन लेके आते आप, वो यूएन या यूएनईपी आईपीसीसी आईपीसीसी शेफाली, ये मैं बेटर कहूंगा शेफाली वाला, आईपीसीसी लाओ, क्योंकि आईपीसीसी स्टडी करती है, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज की एज डेफिनेशन। यूएनडीपी ठीक है, जनरल आ जाता है, यूएनएप डाल दो, लेकिन आईपीसीसी ओ आए तो वो ज्यादा बेटर है। एज पर द आईपीसीसी ग्लोबल वार्मिंग इज दिस, एज पर द आईपीसीसी क्लाइमेट चेंज इज दिस। अब तो देखो आप सीख रहे हो चीजों को, ये चीजें आपको सीखनी है, तो वो डेफिनेशन लिख दो, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है वो लिख दो, ठीक है ना। और लास्ट पे जो एक लाइन का कंक्लूजन था वो ऐसे लिख सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग हैज प्रेजेंटेड अनदर इशू कॉल्ड क्लाइमेट चेंज, ये इसका कंक्लूड होगा। तो ऐसे भी आप अपने छोटे क्वेश्चन को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अगेन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, एक डेफिनेशन आएगी, सिक्किम आएगा वर्ड क्योंकि सिक्किम है ना, और इसके कुछ फायदे बता दो। इसमें जो अलग चीज है, मैं जो देखो बच्चे के अलग जो हम कर सकते हैं, सब बच्चे लिखेंगे, एक वर्ड है इको टूरिज्म, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी इको टूरिज्म हो रहा है, तो ये इस पे डिफरेंशिएटर है। मोर इको टूरिज्म इज इंक्रीजिंगली बिकम पॉपुलर एंड ऑर्गेनिक फार्म्स हैव टर्न्ड इनटू सच फेवरेट स्पॉट्स इन मेनी कंट्रीज लाइक इटली। आपने एक इंटरनेशनल एग्जांपल भी दे दिया कि वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो इको टूरिज्म की तरह प्रमोट करे जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अगर कोई क्वेश्चन 8 नंबर का आ रहा है इको टूरिज्म के ऊपर, तो इंडिया का मैप बनाना है, बताना है कहाँ पे इको टूरिज्म प्रोवाइड कर सकते हो आप, उसके फायदे बताने हैं, प्लस एक केस स्टडी लिखनी है साइड में जहाँ पे आप इटली की केस स्टडी दोगे, तो बस ये हो गया आंसर। सब बच्चे नॉर्मल लिखेंगे, आपने एक डायग्राम बना दिया, एक केस स्टडी लिख दी, ऐसे आपके फायदे, ये आपके क्या करेंगे, वैल्यूएट करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द फील्ड्स एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इकोसिस्टम फ्लोरा फाउना, ये उसके फायदे हो गए। हाँ रजत, आपने अभी बताया था कि डीमेरिट्स या नेगेटिव पॉइंट्स नहीं लिखना होता, क्रिटिसाइज नहीं करना होता अनटिल अनलेस वो पूछे। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं श्रीलंका का जो इशू आ रहा है वो मेजर कंसर्न है ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से, और इंडिया में भी ऑफिशियली इसको बोला गया है कि हाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग को आप ब्लाइंडली मत करो। तो ऐसा पॉइंट इसमें कुछ ले सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा अगर लॉन्ग क्वेश्चन है, एक डायमेंशन देने के लिए है ना। अगर देखो वो मैंने एक्चुअली जम्मू कश्मीर वाले पे इसलिए बताया था, इशू सेंसिटिव था, और उसमें हम क्या करते हैं, जो हम सुनते हैं नॉर्मल आते हैं उसके हिसाब से देते हैं। अगर कोई स्टडी हुई है, अगर आप उसको कोट कर रहे हो तो वो गड़बड़ी नहीं है, वहां पे तो हम क्या करते हैं, अपने मन की बात लिख जाते हैं, ये दिक्कत है ना। क्रिटिसिज्म का भी एक तरीका होता है, मैंने बताया था ना आपको, क्रिटिसिज्म का भी तरीका है कि हाँ भाई ये हो रहा है, इसके लिए एक स्टडी हुई है और इसके लिए गवर्नमेंट ये कर रही है, तो आप एक बेटर आंसर होगा इस तरीके से।
कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आप देखो, आप एक्टिविस्ट नहीं बन रहे, अगेन आपको बनना है सिविल सर्वेंट, तो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग, उस लेवल की राइटिंग स्किल होनी चाहिए, एक्सपेक्ट करेगा एग्जामिनर आपसे। ठीक है, ठीक है सर। ये डेवलप कैसे होगी? उस लेवल की रीडिंग करनी है, उस लेवल की बातें करनी है, उस लेवल का थॉट प्रोसेस रखना है। कई बार इंसान क्या करता है, थॉट प्रोसेस अपना रखता नहीं, तो वो आंसर में उसके रिफ्लेक्ट हो जाता है, और वही उसकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होता है जब पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो अगेन सारी चीजें हमारे थॉट प्रोसेस से होती है। ठीक है ना, थॉट प्रोसेस बहुत पॉजिटिव और अलाइंड रखना है हमें तैयारी करते वक्त, तभी वो आपके रिफ्लेक्ट होंगे आंसर्स में और उसके अंदर पर्सनैलिटी टेस्ट में। ठीक है, प्री ओके तो सर। जाता है मैनेज, सिलेक्शन तो देखो प्री तो हो गया क्वालिफाइंग, सिलेक्शन तो आपके मेंस के और पर्सनल टेस्ट के मार्क्स कराएंगे ना, तो यहाँ पे एटीट्यूड का बड़ा रोल है मेरा मानना है। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्वेश्चन आता है तो आप इनको यूज कर लेना। ठीक है, नीड क्यों है हमारे यहाँ पे? क्योंकि अनसस्टेनेबल कन्वेंशनल एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, राइजिंग पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सबके लिए। चलो ठीक है दीपक, आपका हाँ इशू बताया जो रजत ने डिस्कस किया। ठीक है, बिकॉज स्टडी हुई है तो स्टडी आप कोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रो लाइट ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट बाय द यूनाइटेड नेशंस। अब कितना ओपन एंडेड क्वेश्चन था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या लिखे उसके बारे में। अगेन ये चीजें आपको सीखनी है। ठीक है ना, तो पहले तो आप बता दो कब आए थे, क्या पर्पस है। ठीक है ना, तो एसडीजी बता दिया यूनाइटेड नेशंस का 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और कितने थे? 17 थे। अगर कुछ याद है तो ठीक है, एक दो लिख देना, जितने भी याद है 10-5 तो लिख के आओगे, इतना याद हो ही जाता है। बाकी मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है, वो मिल जाएगी आपको, देख लेना रट्टा मार सीरीज में। तो उसमें आप कुछ याद भी ट्रिक से, एक्चुअली मैं उसमें सीरीज में क्या करता हूँ, ट्रिक से याद कराता हूँ चीजें। ठीक है ना, तो वो चीजें याद होनी चाहिए। अब मान लो वाटर का क्वेश्चन आ रहा है तो एसडीजी 14 डाल दो, तो ये सब चीजें आपको फायदा करेंगे। एजुकेशन क्वेश्चन आ रहा है तो एसडीजी 4 डाल दो, तो फिर आपने कुछ मेंशन कर दिया। देन अब देखो ये इसकी ब्रॉड है, तीन, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। मैं पूछ रहा हूँ लिखना क्या था, तो एसडीजी आएगा। तो क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये जितने भी गोल है ना, ये 3 ब्रॉड कैटेगरी में काम करेंगे आपका, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। तो इसी में मैंने इनको क्या ब्रेक कर दिया, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कौन कौन से आएंगे, सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ये हो गया आपका एसडीजी का आंसर। ठीक है, फिर अगर आपको याद है कुछ प्रोग्रेस की तो क्या प्रोग्रेस की, किस वो आप लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं भी याद है तो इससे मैनेज हो जाएगा आंसर एचडीजी का। देन डिस्कस द स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोइंग थ्रस्ट ऑन द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इन इंडिया। अब देखो इसमें क्या दिक्कत है, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या होगा, बच्चा क्या करके आएगा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में लिख देगा। अब मैं ये नहीं चाह रहा उससे, क्योंकि यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन को अटैक करना, क्या पूछा है, स्ट्रेटेजी, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है वो बतानी है आपको, ना कि कहाँ पे नॉन कन्वेंशनल मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब नहीं लिखना है। तो अगेन क्योंकि अब आप तो पता चल गया, तो आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चन पढ़ोगे और फिर उसमें अंडरलाइन करोगे। प्रियंका इसमें कीवर्ड क्या आएगा क्वेश्चन के अंदर? सर पहले तो जो मेन ग्रोइंग थ्रस्ट है वो आ जाएगा, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। तो ये दोनों, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का थ्रस्ट क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो ये दोनों वर्ड। आई थिंक हमारा एक टारगेट सेट है ना हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का भी, हाँ वो मेंशन हो सकता है इसमें। वो इंट्रोडक्शन हो जाएगा। पंच मैं नाम बोल रहा हूँ, जो अभी पंचमृत। ठीक है, वो उसमें से आ इंट्रोडक्शन जाएगा। हाँ बताओ सुरभि, आप बताओ क्या हो सकता है। ठीक है दीपक को, ये तो आप इंट्रोडक्शन बता रहे हो, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में से कीवर्ड क्या उठाया आपने, जो आप जिस पे आपका फोकस रहेगा, ये पूछ रहा हूँ मैं सुरभि। स्ट्रेटजी में स्ट्रेटेजी, हाँ दोनों ने सही बोला, शेफाली शाबाश दोनों। सुरभि देखो, प्रियंका थ्रस्ट ऑन नॉन कन्वेंशनल तो जनरल बात है, यहाँ पे हमें डालना है कि स्ट्रेटेजी क्या है हमारी कंट्री की, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। नॉन कन्वेंशनल के बारे में तो हम कितना भी लिख सकते हैं, तभी हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं कंटेंट बहुत ज्यादा है, लिखना क्या है, क्योंकि हमें क्वेश्चन को ढंग से नहीं समझ रहे हम। अगर हमने ये समझा कि हमें स्ट्रेटेजी में ज्यादा फोकस करना है, तो हमारे पास बस 4-5 पॉइंट निकल के आएंगे स्ट्रेटेजी वाले, तब आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। आ रहा है समझ में प्रियंका क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। इस तरीके से काम, अगर आप नॉन कन्वेंशनल पे लिखोगे तो आप 500 वर्ड लिख दोगे, वो तो हमारा बहुत कंटेंट है, लेकिन हमें काम किस पे करना है, स्ट्रेटेजी के ऊपर। ठीक है, तो ये चीजें सीखनी है आपको। सही है, वेरी गुड दीपक। ठीक है चलो, ये क्वेश्चन मैं पक्का गलत कर देता। ये मेरे को लग रहा था एक्चुअली क्या हुआ है कि, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को, देखो अगर मैं आंसर तो पढ़ दूंगा ही, तो आप भी पढ़ लोगे, मेरा पर्पस वो नहीं है कि आंसर पढ़ना, मेरे को ये लग रहा है कि आपको क्वेश्चन समझाऊं, क्या समझाऊं और आपके मार्क्स कैसे बढ़ेंगे। ठीक है ना,
ठीक है, तो अब आगे समझ में? यस इस तरीके से हमें क्वेश्चन समझना है और हमें मार्क्स अपने इंप्रूव कराने हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रेटेजी पे फोकस करेंगे ज्यादा, तो मैंने देखो सब हेडिंग, भले ही मैंने अंदर कुछ भी लिखा, हालांकि मैंने रेलिवेंट लिखा है, लेकिन अंदर भले ही प्रियंका कुछ भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेडिंग यही आनी चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या है भाई हमारी। एग्जामिनर को लगेगा भाई स्ट्रेटेजी लिखी लड़के ने, ठीक है। चलो, तो उसके लिए देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ा रहे हैं, ये हमारी स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे आप लिखो फेम 2 भी आ गया है, ठीक है ना। हम ग्रीन फ्यूल, ग्रीन गैस फ्यूल को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे इसके लिए हमने क्या किया, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आ गई, ठीक है। वेस्ट टू एनर्जी प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये नया कॉन्सेप्ट आया, एनर्जी एज अ सर्विस, इसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, और जो आप लोगों ने पहले बताया था COP26 पे पंचअमृत, वो आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो। इंट्रोडक्शन 2-3 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो जो इंडिया क्या कर रही है, एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में बता दिया, या फिर कुछ डेटा दे दिया, कोई भी कर दो तीनों में से, फिर ये लिख दो स्ट्रेटेजी क्या है। ये देखो इंडिया रिन्यूएबल आइडिया एक्सचेंज पोर्टल, ये पोर्टल बनाया, ये सारी हमारी क्या है, स्ट्रेटेजी का पार्ट है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, कंक्लूड कर देंगे हमारे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी कॉमन क्वेश्चन है, आ सकता है, इसकी आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे दिए मैंने। चलो, अब ये मेरे को बताएगी प्रियल, डिवाइड स्ट्रेटेजी, वो ठीक है, सही है दीपक, अच्छा दिमाग चल रहा है आपका। दीपक कह रहे हैं डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों साइड में, ये भी एक तरीका होता है, कई बार आप क्वेश्चन को डिवाइड कर दो, डिमांड साइड क्या है और सप्लाई साइड की स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है। चलो प्रियल बताओ, प्रियल, व्हाई चंद्रगुप्त इज रिस्पेक्टेड एज अ रूलर। चंद्रगुप्त, सर हाँ बता। सर इसमें उनकी डायमेंशन एज इन की क्या उन्होंने आर्ट एंड कल्चर के साइड देखा था, शाबाश, या बस मैं उनकी यही चाह रहा हूँ पॉलिटिकल तुमसे, हाँ अप्रोच क्या थी। ठीक है। सर, इसमें ना मेरे स्टार्टिंग में ही आपसे एक क्वेश्चन है, प्रियल से इस पूछूंगा, एक क्वेश्चन, अच्छा मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन हाँ आप हाँ मत बताना पहले। हाँ प्रियल बताओ पहले। सर पॉलिटिकल साइड उनके क्या क्या मेजर्स थे, एनेक्सेशन, पॉलिटिकल साइज, और रिलीजन में भी टेरिटरी, जा सकते हैं सर, दूसरा रिलीजन साइड। रिलीजन साइड उसकी, ठीक है, वेरी गुड। ओ ठीक है, तेरा आइडिया ठीक है, समझ गया मैं, तो मतलब इसी लाइन पे चलना है हमें ना। अब तूने अगर दिमाग में चीजें सोच ली है कि मेरे को उसके आर्किटेक्चर के बारे में लिखना है, उसके आर्ट के बारे में लिखना है, ड्रामा लिखना है, लिटरेचर लिखना है, ठीक है। अगर लिटरेचर चंद्रगुप्त की भी नहीं आएगी तो चंद्रगुप्त के टाइम चाणक्य ने लिखे थे वो लिख दोगे आप लोग, ठीक है ना। तो कर लोगे आप, दिमाग लगा लोगे अगर, है ना। फिर आप उसके कनेक्शन, उसके वॉर को हुए थे, कंसोलिडेशन ऑफ द कंट्री, है ना, मतलब करने को अगर आपका दिमाग चल गया फिर तो आप निकाल ही लोगे कंटेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए आपकी। हाँ रजता पूछो। क्वेश्चन मेरा ये था सर, ये जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा था ना, और ये कोशिश किया कि क्या मैं लिख सकता हूँ काफी पहले, ठीक है, ये चंद्रगुप्त कौन सा है सर, इसमें तो ये क्लियर ही नहीं किया हुआ इन्होंने, मौर्य है या वो गुप्ता एम्पायर वाला, ये इन्होंने जान इंटेंशनली ऐसा किया। चंद्रगुप्त है, लेकिन आप यही करो, चंद्रगुप्त मौर्य वाला ही लिखो। अच्छा, ये ऐसा इंटेंशनली भी कर सकते हैं या गलती की है? इंटेंशनली नहीं, उनको पता ही नहीं, उन्होंने मन में सोच लिया कि बच्चा समझ लेगा वो क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में हमेशा मौर्य ऐड लेकिन होता है। लेकिन जब गुप्ताज होते हैं तो उसमें हमेशा 1 या 2 डालते हैं, तो इसलिए हाँ, भी ये exactly. मौर्य ही होना चाहिए, हाँ क्योंकि नहीं 1 और 2 होता है ना, अगर भी गुप्ताज होते हैं, गुप्ताज में हमेशा चंद्रगुप्त 1 2 ऐसे थे ना, चंद्रगुप्त 2 था जो सबसे फेमस था, तो मेरी इसलिए मौर्य इंटरप्रेट होना चाहिए था ये वाला। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक। ठीक है। तो वही है, डालना तो प्रॉपर चाहिए, पर अब क्या कर सकते हैं, है ना। चलो, अब अगर आप उसमें शेफाली भी ठीक कह रही है, अगर 1 2 आता फिर वो गुप्ता रूलर्स में बात चल जाती, ठीक है। अब देखो चंद्रगुप्त फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर, बेसिक लिख दिया, फर्स्ट चक्रवर्ती ने अगर आप पढ़ते हो बेसिक। अब देखो एक चीज और सिखाना चाह रहा हूँ इसके थ्रू मैं आपको, जो हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के बेसिक क्वेश्चन आएंगे, वो आपकी जो प्री की नॉलेज है ना उससे आप कैटर कर लोगे। ये तो अब आप अलग से मेंस में नहीं पढ़ोगे, प्री में आपने पढ़ाई है चंद्रगुप्त के बारे में, ठीक है ना, तो वहां से कैटर कर लोगे कुछ चीजें, उसकी लिटरेचर कुछ हो, उसका एरिया कुछ हो, ठीक है। तो वो सब चीजें आप वहां से गैदर करोगे। अगर क्रम्प्टन ऑर्डर जनरल पे क्वेश्चन आ रहा है मेंस के अंदर, तो आप प्री में थोड़ी पढ़ोगे दोबारा उसको, वो पढ़ चुके हैं पॉलिटी में मेंस के अंदर, उसका आर्टिकल पता होना चाहिए, उसकी फंक्शन पता होना चाहिए, वो खत्म बात। अब हमें कंटेंट किससे बिल्ड करना है, करंट पे। तो 2 तरीके से क्वेश्चन आएंगे, बेसिक वाले, स्टैटिक वाले, जो आप ऑलरेडी कवर करोगे प्री में, फटाफट अगर रिवाइज करना है तो कर लेना, और आप दूसरे क्वेश्चन आएंगे करंट वाले, उन पे हमें फोकस करना है आने वाले 1 महीने में, ताकि चीजें उनको रिवाइज करके लिखाएं। क्योंकि ये तो आप मैनेज कर लोगे, वो अगर नहीं आओगा तो मैनेज करना मुश्किल होता है थोड़ा करंट का, तो करंट पे थोड़ा फोकस रखना अपना वही, ठीक है। तो ये अगेन फर्स्ट चक्रवर्ती था, लार्जेस्ट एम्पायर था इसके टाइम पे, लिबरेटर था, बिकॉज इसने कंट्री को ग्रीक रूल से लिबरेट करवाया था, ठीक है ना। देन स्ट्रेटेजिस्ट था, डिप्लोमेट था, रिफॉर्मर था,
एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, रिलीजियस, जो बात के प्रियल लेके रिलीजन बात करो, रिलीजियस बट टॉलरेंट, कंपैशनेट, लास्ट में फिर उसके सक्सेसर कौन थे वो बता दिया। तो ऐसे आप कितने डायमेंशंस, 1 2 3 4 5 6 7 7-8 डायमेंशन, 7 नंबर क्वेश्चन है। कोशिश यही करो, अगर 7 नंबर क्वेश्चन है तो 7-8 डायमेंशन आप 10 कर दोगे तो और अच्छी बात है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेवल ऑफ, हाउ इज द लेवल ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया इंप्रूविंग इन द रिसेंट ईयर। देखो रिसेंट ईयर में पूछ रहा है कैसे इंप्रूव कर रहा है, तो जैसे ये क्वेश्चन आया पढ़ा मैंने तो मेरे दिमाग में आ गया ग्राफ बनना ही चाहिए। तो इस क्वेश्चन में पहले तो आप लिख ही दोगे भाई इंडिया की क्या रैंकिंग है, कैसे इंप्रूव करना है, और बाद में कि ग्राफ बना लो, ये सीख लो आप। जब कोई ट्रेंड पूछता है, अगर आपको मोटा मोटा याद है, इतने फिगर आपको याद नहीं रहे कोई बात नहीं, ऐसे लिखो 2011-12, एक एरो ऐसे बनाओ और धीरे धीरे उसको बढ़ता हुआ दिखा दो ऐसे कि भाई हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, छोटा सा साइड में बना दो छोटा सा, और नीचे लिख दो ट्रेजेक्टरी इन रिसेंट ईयर्स ऑफ आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, इतना लिख दो बस। तो एक बच्चा कुछ नहीं करके आ रहा है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ जो डिफरेंशिएट करेगा आपको। तो ये मेरे को कैसे पता चला, मैंने आपको बताया था, मैंने एक वीडियो बना रखी है, इसमें 30 डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम है, उसमें एक डायग्राम ग्राफ वाला भी है। तो मेरे दिमाग में 30 डायग्राम छपे हुए हैं, और वही आपको दिमाग में आना चाहिए। अच्छा ये आएगा तो यहाँ पे ये डालना है, यहाँ पे बार ग्राफ डालना है, यहाँ पे गोल वाला डालना है, यहाँ पे स्टार वाला डालना है, क्लाउड वाला डालना है, तो वो चीजें आपको सीखनी है। यहाँ पे साइनसोस वेव वाला डालना है, वो वीडियो देखोगे तो आपको देखते लग जाएगा, ठीक है, कि अच्छा यहाँ पे ये डायग्राम आएगा। तो इसमें अलग चीज क्या करनी थी, डायग्राम बनाना था। बाकी आप रैंकिंग लिख दो, कैसे हम इंप्रूव कर रहे हैं, किन किन एरियाज में कर रहे हैं, ये इस क्वेश्चन की डिमांड थी। हमने यहाँ इंप्रूव कर रहे हैं इसलिए हमारी क्या होगी, रैंकिंग इंप्रूव होगी। और कुछ भी नहीं आ रहा है तो जनरल लिख दो कि यार ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बढ़ा रहे हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस कर रहे हैं, ठीक है ना, रेगुलेटरी मैकेनिज्म कम कर रहे हैं, ये जनरल बातें हैं। कमेटीज सेटअप कर रहे हैं ताकि एक रिफॉर्म्स आ सके, है ना, कुछ प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन करवा रहे हैं पीपल का, लिख दो जनरल बातें, खाली छोड़ने से तो अच्छा ही है। लिख सकते क्या शेफाली ऐसे या नहीं? सर आवाज कट गई। आवाज कट गई, चल कोई नहीं, मैं तो बोल दिया, थक गया मैं ठीक है। चल प्रवीण, आ रहा है समझ में कुछ? हाँ सर, ये सर कुछ फायदा हो रहा है, सीख रहे हो कुछ? हाँ सर, फायदा हो रहा है। चलो ठीक है। नोट भी कर रहे हो कुछ चीजें? एक दो कुछ चीजें नोट भी करते चलो ना, क्लास का लगना चाहिए, हमने ये चीज सीखी है और उसी को फिर हम रिवाइज भी कर लेंगे। नेक्स्ट इज, अगर देखो कोई किंग के बारे में आता है या पर्सनैलिटी के बारे में आता है, ये वही क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, आगे अब्दुल कलाम, है ना, और लता औरंगजेब है, ये पूरा क्वेश्चन पर्सनैलिटी का था, ठीक है ना, कबीर है, और आगे लता मंगेशकर जी भी आगे होंगे शायद, है ना। तो इनमें देखो क्या कर सकते हैं हम, भाई रूलर का है तो भाई कौन से टाइम पे था, टाइम पीरियड, हिस्ट्री का टाइम पीरियड बहुत जरूरी है ना, किस टाइम पे था, कहाँ का रूलर था, ठीक है, तो टाइम पीरियड लिख दो एक, और किस रूलर कहाँ का था, ठीक है, वॉज द फाउंडर, ये था आपके मेवाड़ रीजन में थे, ठीक है ना। राणा प्रताप सिंह वॉज ऑल्सो नोन एज, महाराणा प्रताप वॉज द 13th किंग ऑफ मेवाड़ रीजन, मेवाड़ रीजन के थे, फ्रॉम द सिसोदिया डायनेस्टी, डायनेस्टी कौन सी, सिसोदिया, एंड वॉज द, इसकी जरूरत नहीं है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ उदयपुर, ओके। फिर एक दो बातें इनकी, जो कोई बैटल फाइट किया हो इन्होंने, कुछ कंट्रीब्यूशन हो, तो वो 2-3, जैसे बैटल ऑफ हल्दी घाटी, है ना, तो बैटल लिख दिया आपने। और अगर कोई जैसे अकबर की अगर बात आती तो दसाला सिस्टम आता, ठीक है ना, दिन ने ये इलाई जो बात थी, ठीक है, और आपके जो भी अकबर के ये आर्किटेक्चर का कुछ दिखा दो, उसका पंचमहल था, फतेहपुर सीकरी हो गया, है ना, जो जो मेन चीजें अकबर की हैं वो आपके आनी चाहिए थी। अगर वह ऐसे, अगर ये इसका कोई बैटल है, वो है कुछ कंट्रीब्यूशन है कल्चर में, आर्ट में, वो आप लिख सकते हो इसके अंदर। ऐसे सुभाष चंद्र बोस का पहले इसकी बेसिक बातें, एफिशिएंट लीडर था, है ना, और उसके बाद एग्रेसिव थी इनकी पॉलिटिक्स, और सॉरी एग्रेसिव रोल था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। उसके अलावा देखो कहाँ का इन्होंने पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशन किया है, ही ऑर्गेनाइज्ड ऑल बंगाल यंग मैन कॉन्फ्रेंस, कोई इनकी ऑर्गेनाइजेशन हो, कहाँ पे, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक था एक, वो भी आप मेंशन करोगे, प्रेसिडेंट रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये देखो फॉरवर्ड ब्लॉक आ गया। तो इसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आजाद हिंद गवर्नमेंट, इंडियन नेशनल आर्मी, वर्क विद अदर कंट्रीज, क्योंकि इनके साथ ये बहुत है, जापान हो गया, जर्मन, बाकी कंट्रीज के साथ, उनके साथ भी इन्होंने काम किया है। तो ये हो गए सुभाष चंद्र बोस के बारे में। फिर लास्ट में कंक्लूड कर दो, ही इज गिवन क्रेडिट टू द मास मोबिलाइजेशन, वुमेन पार्टिसिपेशन एंड ऑल्सो यूथ लीडरशिप। देखो कितनी अच्छी बात है तीनों, मास मोबिलाइजेशन, ठीक है, वुमेन पार्टिसिपेशन और यूथ लीडरशिप। ये कंक्लूजन हम किसके लिए और यूज कर सकते हैं?
गांधी, महात्मा गांधी। गांधी के लिए कर लो, ठीक है, कॉमन हो गया भाई। गांधी ने भी किया था मास मोबिलाइजेशन, ठीक है, वुमेन का पार्टिसिपेशन, यूथ को एनकरेज करना, ठीक है। तो ये कुछ बातें कॉमन है, जनरल मार देना किसी में कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब्दुल कलाम जी के बारे में अगेन साइंटिफिक टेम्पर होगा, वर्ड आएगा, मिसाइल मैन आएगा, ठीक है ना, डीआरडीओ आएंगे, ये कॉमन वर्ड आएंगे। मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट, मिसाइल मैन, नेशनल इनोवेशन डे इनके नाम पे होता है सेलिब्रेट, 11th प्रेसिडेंट थे कंट्री के, ठीक है, ये बेसिक बात है। सैटेलाइट के सिस्टम के बारे में जो होगा। औरंगजेब के बारे में, ये अज्यूम द टाइटल ऑफ अलामगीर, थोड़ी इसकी रिलीजियस पॉलिसी अगर लिख सकते हो। मराठास का जरूर है, क्योंकि डेक्कन पॉलिसी बड़ी फेमस है, देखो इसकी डेक्कन पॉलिसी बारे में आना चाहिए, है ना। ये औरंगजेब का कंटेंट है, बेसिकली तो पढ़ी लोगे आप, इसमें कुछ बताने का नहीं है। 2-3 बातें मैं आपको बता रहा हूँ, सोचने का तरीका क्या होना चाहिए आपका ऐसे क्वेश्चन आते तो। कबीर के बारे में, कबीर के दोहे सबको याद रहते हैं, कबीर पंथ स्टार्ट किया था वो पता होना चाहिए। 1-2 इनकी लिटरेचर, फेमस लिटरेचर, बीजक हो गया जैसे, है ना, अनुराग सागर, 2 तो याद कर लो कम से कम। ओके, भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है, ये बड़ा आना चाहिए भक्ति मूवमेंट। शेफाली आ रहा है कीवर्ड कैसे करना है हमें? यस सर। ठीक है। While discussing about the Indian diaspora in different countries, underline the role in its India's development. चलो, दीपक का तो आवाज नहीं आ रही। प्रवीण बताओगे इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना था? हमें ट्राई करोगे? करो ट्राई एक बार इसको। देखो माइंड एक्टिव होना चाहिए। देखो क्या है, while discussing about India's diaspora in different countries, underline the role in India's development. तो यहाँ पे क्या मेन कीवर्ड है प्रियल? प्रवीण कीवर्ड क्या है यहाँ पे? हेलो हेलो, प्रवीण आ रही है आवाज? डेवलपमेंट है सर, डेवलपमेंट। हाँ, कि भाई इनका जो डायस्पोरा है, इसका हमारी कंट्री की, इंडिया की डेवलपमेंट में क्या रोल है। तो क्या किन किन पॉइंट पे आप बता सकते हो प्रवीण डेवलपमेंट का रोल डायस्पोरा का? सर सॉफ्ट पावर बढ़ती है इससे हमारी, हाँ, जो बहुत अच्छी बात, सॉफ्ट पावर बढ़ रही है, सही है। और जो है रेमिटेंस इंटरनेशनल आपको लॉबी की कैसा तरह आता है? काम कर रही है। हाँ दे आर लॉबिंग फॉर आवर सही इंटरेस्ट, है, इंडियन लॉबिंग इंटरेस्ट। हमारे इंटरेस्ट के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए, सही है। ये डेवलपमेंट का पार्ट है। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ये बातें, क्योंकि हमें केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं देखनी है, उसके अलावा होलिस्टिकली कंट्री की होलिस्टिक डेवलपमेंट का रोल बताना है। जैसे आपने बताया कि सर सॉफ्ट पावर भी है, लॉबिंग भी है, ये सब चीजें हमारी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगी। तो एक होलिस्टिक विजन होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप डायस्पोरा का डेटा दे दो, कितने डायस्पोरा स्प्रेड है, क्योंकि ये पूछा हुआ है कि डिफरेंट कंट्रीज, ये वर्ड भी तो आ रहा है डिफरेंट कंट्रीज, तो इसलिए हमने डेटा दिया कि और मैंने डेटा अपने मन से नहीं दिया, मैंने दिया यूएन वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट कह रही है कि ओवर 15 मिलियन इंडियन लिव अब्रॉड। तो ऐसे आपको डेटा कोड करना है कि ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद देखो कहाँ सबसे ज्यादा, अगर टेबल नहीं याद है 2-3 मेजर कंट्री कर लो। यूएई में सबसे ज्यादा है, फिर यूएस में, फिर सऊदी अरेबिया में। तो लिख दो सबसे ज्यादा यूएई में, फिर यूएस में, फिर सऊदी अरेबिया। अब देखो 7 कितने नंबर क्वेश्चन है? 7 नंबर का है, तो कम से कम 7 पॉइंट तो लिखेंगे ना। तो सबसे पहला रेमिटांस आते हैं, ठीक है ना। और जो आप बात कर रहे थे रजत, अब यहाँ पे केवल रेमिटांस लिख के नहीं भागना है, थोड़ा एक्सप्लेन भी करोगे कि इन 2019 रेमिटांस कंस्टिट्यूट 2.9% ऑफ इंडिया जीडीपी एज पर वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ऐसे आपको लिखना है। फिर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, फिर उसमें थोड़ा बताओ कैसे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। डोनेशन एंड कंट्रीब्यूशन आती है, जैसे केरला फ्लड में इन्होंने डोनेट किया था। फिर टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म जब भी आते हैं टूरिज्म प्रमोट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट, कई बार यहाँ से लोगों को ले जाते हैं, वहां पे एम्प्लॉयमेंट देते हैं अपनी कंट्री में, जो उनकी साइट्स होती है उनपे। सॉफ्ट पावर जो बताया प्रवीण ने, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी जो नॉलेज होती है, एक्सपर्टीज होती है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो मेरा डिस्कस करने का पर्पस यही था कि आप केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जीडीपी, रेमिटांस, उस पर लिमिट ना रह जाओ। नॉलेज की बात भी करो आप, सॉफ्ट पावर की बात भी करो आप, टूरिज्म की बात भी करो, डोनेशन कॉन्ट्रीब्यूशन की बात भी करो। ये सब हमारी डेवलपमेंट का पार्ट है। डेवलपमेंट एक बड़ा टर्म है, इकोनॉमिक ग्रोथ एक नैरो टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस रिलेटेड था? डेवलपमेंट, रोल इन इंडियाज डेवलपमेंट, इसलिए ये सारे डायमेंशन आए हैं। प्रियल आया समझ में क्या कह रहा हूं मैं? हाँ जी सर। ठीक है ना, अब समझ में आ रहा है ना कैसे हम करेंगे, डायमेंशंस निकालेंगे। तूने तो निकाल भी दी एक चंद्रगुप्त की डायमेंशन, अब प्रैक्टिकल भी, ठीक है।
अब अगेन देखो ये जो इसमें सर बस एक एडिशन कर रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई हाँ, कर रहा हूँ, बताओ। वैसे तो आपको तो पता ही है। इसमें फाइनेंशियल पॉइंट भी आ जाएगा, लाइक इन टर्म्स ऑफ एफडीआई, फाइनेंशियल एफडीआई डाल दो, जो इन्वेस्टमेंट फॉरेन आई एफडीआई डाल दो, फॉरेक्स रिजर्व डाल दो, है ना। वो इसी में ही रेमिटांस के अंदर 2 पॉइंट आगे और ऐड करके एफडीआई भी, उससे हमारा फॉरेक्स भी इंप्रूव हो रहा है और एफडीआई भी आती है, इकोनॉमिक पॉइंट, अच्छा पॉइंट है, डाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट है, राइट ब्रीफली अबाउट छड़ी मुबारक। ये अगेन फेस्टिवल्स है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इस फेस्टिवल किस लिए, मतलब कौन, अगर गॉड का नाम पता है या रिलीजन का नाम पता है वो लिख दो, इस रिलीजन का है, इस गॉड का है, इसलिए सेलिब्रेट करते हैं, और ये इसका सिग्निफिकेंस है। ये 3-4 बातें आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो अपना छड़ी मुबारक था, ये आपकी जो अमरनाथ यात्रा है उससे रिलेटेड है, तो लॉर्ड शिवा हो जाएंगे, ठीक है। और इसका कोई सिग्निफिकेंस है तो वो लिख दो आप। ऐसे दुर्गा पूजा, ठीक है, ये बर्फ कौन से रिलीजन से है, ठीक है, बराफत। और इसके बाद ईस्टर तो पता है क्रिश्चियन से है, क्या सिग्निफिकेंस, बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गौतम बुद्ध को। सिग्निफिकेंस अगर आपको पता है तो ज्यादा इंपैक्ट डालेगा, कि बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट पीस, नॉन वायलेंस एंड हार्मनी, तो कुछ सिग्निफिकेंस जरूर लिखना उसके, ठीक। अब ये क्वेश्चन इस टाइम करंट में चल रहे थे, सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आर सॉफ्टवेयर किससे रिलेटेड है, स्टैटिस्टिकल जो कैलकुलेशन कंप्यूटेशन उससे रिलेटेड था, ठीक है। तो ये उससे अगर पता है तो ठीक है, इसमें ज्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन में ज्यादा तुक्के नहीं मार सकते, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन है, इसमें तुक्का मार सकते, तुक्का क्या, देखो कुंडली है, कुंडली हमें पता ही होता है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, तो इसमें जो आपके मन की बात है वो लिखाओ, अगर नहीं पता है तो इसमें हो सकता है ना। सर कुंडली इसका का कोई, सॉरी हाँ, इसका कोई सोर्स वगैरह आपको पता है क्या, कहाँ से कर सकते हैं सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए? कैसे करें, अब आप ये नेट पे ही कर सकते हो सर्च की, मेजर या रिसेंटली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर बाय द इंडिया, और ये इस तरीके से कुछ आ जाएगी न्यूज में, है ना। मतलब कोई पर्टिकुलर नहीं है? पर्टिकुलर ऐसा नहीं है सोर्स, है ना, क्योंकि अब ये भी ठीक जरूरी नहीं इस बार दोबारा सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन आ जाए, कुछ और नहीं हो, ये थोड़ी हुई, ठीक। है ना। चलो, राइट द मेजर फीचर, ये जो पार्ट है ना, कुंडली हो गया, आर हो गया, ये मैं इसको काउंट करता हूँ करंट के। अगर आप इसलिए कह रहे करंट को स्ट्रेंथन करो, कहीं ना कहीं मान लो इस बार ई कुबेर आ गया, ठीक है ना, तो अगर वो सॉफ्टवेयर या कोई ऐसी चीज है, कोई पोर्टल है, वो न्यूज में आ गया, वो आ गया आपका, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं न्यूज में चल रहा होगा, तो करंट अफेयर कवर करोगे तो आपके मान लो 10 क्वेश्चन है करंट अफेयर के, तो एक बच्चा है जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, तो वो तो 1-2 क्वेश्चन कर पाएगा अपनी नॉलेज से। और अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आप 7 से 8 क्वेश्चन मैनेज कर लोगे पढ़े हुए। 2-3 क्वेश्चन आते हैं, एक्सेप्शन मान लेते हैं उनको, हम ऐसे कुछ भी मैनेज करके आ जाएंगे, लेकिन 7-8 तो आप फिर भी कर लोगे। इसलिए थोड़ा फोकस करो करंट अफेयर पे, कि जो ज्यादा नहीं तो उसके बेसिक बेसिक पढ़ लो। मैंने समझाई थी आपको क्या पढ़ना है, मेन एम क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री है, अगर स्कीम है तो, है ना। ऐसे 1-2 मेन चीजें पढ़ लो उसके बारे में, ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है यहाँ पे, क्योंकि इतना स्कोप नहीं मिलेगा लिखने का आपको, पर कवरेज अच्छी करनी है। व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ एनी ऑफ द, किसी इनके मेजर फीचर बताना। इसरो बेसिक पता ही होगा आपको, ठीक है ना, इसरो कर लो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। गंगा का, ठीक है, बट डायग्राम जरूर बना देना, गंगा का है तो कुछ ट्रिब्यूटरी पता ही होती है, कोड याद कर ही रखा होगा ट्रिब्यूटरीज का ना, नहीं बना तो देख लेना, वीडियो बना रखी है मैंने उसकी भी। हरप्पन सिविलाइजेशन वर्ड आना चाहिए, अर्लीस्ट नॉन अर्बन कल्चर, कुछ साइट्स दिखा दो आईबीसी के आसपास हो तो, इनके अर्बन प्लानिंग के बारे में बता दो, ठीक है, आर्किटेक्चर के बारे में बता दो, कुछ थोड़ा बहुत हो जाएगा, इतना ही, थोड़े बहुत लिखने 30-40 वर्ड लिखने होंगे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर है। सूफी मूवमेंट के बारे में बताओ, कहाँ से स्टार्ट हुई थी इंडिया में, इसके बाशहारा 2 टाइप ऑफ इसके ऑर्डर्स हैं, ठीक है, 1-2 कैरेक्टरिस्टिक लिख दो इसकी, हो गया सूफीज्म की। बेसिकली ये सब उस टाइम के रिवाइवल है ना, बाद वाले भक्ति मूवमेंट, सूफीज्म, ठीक है। पीर मुराद का इसमें टीचर स्टूडेंट का वो था, वो लिखना है आपको, ये कीवर्ड्स याद रखना है आपको। देन लता मंगेशकर, ठीक है, क्वीन ऑफ, क्या लिखा ना, क्वीन ऑफ मेलोडी, इतने लगभग 50 ज्यादा सॉन्ग किए हैं। भारत रत्न भी मिला हुआ है इनको, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इनसे सीखा था इन्होंने, ये सब चीजें, ठीक है। तो अगेन ये तो बेसिक है, इस बार और कुछ आ जाएगा। तो पर्सनैलिटी के बारे में कुछ अचीवमेंट्स, क्या कंट्रीब्यूशन है वो लिखना जरूरी है। कोई वैसे तो होती नहीं कंट्रोवर्शियल चीजें डालेंगे नहीं है, पर लिखना मत ज्यादा, अवॉइड ही करना कोई। While discussing the shortcoming of higher education in India, elaborate upon opportunity for its growth. सुरभि बताओ। सुरभि नाम था ना क्या? हायर एजुकेशन, यस सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? एक बार क्वेश्चन सर एक बार रिपीट करेंगे, स्क्रीन पे विजिबल नहीं था वो। अच्छा, शॉर्टकमिंग्स ऑफ हायर एजुकेशन लेवल पर क्या क्या करना है हमें? लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, मतलब 7th लास्ट क्वेश्चन पे आगे एनर्जेटिकली करो, बताओ क्या डिमांड है क्वेश्चन की? एक तो उसमें शॉर्टकमिंग्स लिखनी है और ठीक एक है, शॉर्टकमिंग बता दो हायर अपॉर्चुनिटी। एजुकेशन की, और फिर
शॉर्टकमिंग्स में तो हमारे यही है कि रिसर्च उतनी ज्यादा नहीं हो रही ये है बात है। और कोर्सेज जो हैं काफी कोर्स ठीक है, वो तो मैं अच्छा, बता new- दूंगा आपको कंटेंट क्या है। मैं बताऊँ फिर शॉर्ट कमिंग के बाद क्या लिखोगी, अगली सब हेडिंग क्या आएगी, या शॉर्ट कमिंग लिखोगी बस? नहीं, शॉर्टकमिंग्स के बाद ये आएगा कि इंडिया में क्या चीजें हो रही हैं, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज में फर्दर हाँ, हम अगला आएगा अपॉर्चुनिटीज फॉर इट्स ग्रोथ, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्यों इंडिया में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। मतलब अपॉर्चुनिटी से पहले मैं लिखना चाहूंगी कि क्या गवर्नमेंट ने ऑलरेडी किया और मतलब और फिर अपॉर्चुनिटीज में थोड़ा सा वे फॉरवर्ड की क्या सजेशंस हैं, सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, ये भी कर सकते हैं ना, कंटेंट नहीं है तो। अगर कंटेंट अपॉर्चुनिटी में ज्यादा है तो पहले अपॉर्चुनिटी लिख दो, ये अपॉर्चुनिटीज हैं, और फिर वे फॉरवर्ड लिखो कि कैसे हम इन अपॉर्चुनिटीज को रियलाइज करेंगे। ठीक है, तो रजत बताओ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में हायर एजुकेशन ग्रोथ की, क्यों अपॉर्चुनिटीज है? ये तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, मैं इसलिए कहूँगा कि ये सोचने वाला क्वेश्चन ही है, इसमें अब आप आंसर इसमें ये लिखना है कि अपॉर्चुनिटीज के बारे में। ठीक है, शेफाली बताओ। सर एक तो कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका पॉइंट डाल सकते हैं कि उसको रीप करने के लिए कि हायर हाँ, एजुकेशन होगी तो जो यूथ है उनकी स्किल्स यूज हो सकती हैं डेवलपमेंट के लिए। सही बात है। तो इसको अदर वे राउंड डालो, दूसरा वर्ड कि हमारे पास इतना यूथ की पॉपुलेशन है, एक डेमोग्राफिक विंडो है हमारे पास, उसको हमें यूटिलाइज करना है, इसलिए अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, ऐसे बताना है इसको। ठीक है ना? और इसमें सर एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से भी हायर एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती नहीं है, तो हाँ, यूजुअली लोग माइग्रेट कर जाते हैं बाहर अब्रॉड, और यहाँ की कंपनीज को वो फिर रिसर्च मिल ही नहीं पाती है। दिल्ली तो अभी बात। क्योंकि इतना बूस्ट हो रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वो डेवलपमेंट की तरफ, तो वो उसमें लोगों को वो लाइक एज अ रिसोर्स ये रिसोर्स, पॉसिबल हो पाएगा। बिल्कुल। अब देखो, और इसमें रिसोर्स हो गया, डेमोग्राफी हो न्यू गया। एजु या हमारे यहाँ पे न्यू इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको यूज कर सकते हैं। बाहर की फॉरेन यूनिवर्सिटीज है, उनको बुला सकते हैं। ये सारी अपॉर्चुनिटीज है हमारे यहाँ पे। उसके अलावा जब अब देखो स्कीम से कैसे जोड़ रहे हैं हम, आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं हम, तो उसके लिए पहले एजुकेशन और स्किल को इंप्रूव करना ही पड़ेगा ना। तो हायर एजुकेशन का बहुत बड़ा लिंकेज है वहाँ पे। आ रही बात समझ में? सर एक पॉइंट अभी जस्ट याद आया है, हायर एजुकेशन में इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है किस टर्म्स में, लाइक टेक्निकल एजुकेशन में या कॉमर्स में या ह्यूमैनिटीज में, क्योंकि अभी हमने देखा है एक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी ओपन हुई है, एक कल्चरल वे में हायर एजुकेशन स्टार्ट हो रही है, केरला में डिजिटल यूनिवर्सिटी ओपन हुई है, तो ये सारे ना अलग अलग पर्सपेक्टिव्स में बिल्कुल चला बिल्कुल, जाएगा हायर अलग अलग एजुकेशन। पर्सपेक्टिव लिखो, इसमें अच्छा रहेगा, है ना? ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहले मैंने बताया कि भाई हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट रेशियो कितना है, डेटा दे दिया। और ये देखो, एक तो सर्वे आता है प्रथम का, ठीक है ना, प्रथम एनजीओ जो वो होता है प्राइमरी एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन का जो सर्वे आता है ऑल इंडिया हायर एजुकेशन सर्वे, ये याद रख लो। कोई डेटा कोड करना हो तो इसके अकॉर्डिंग कोड कर देना। ठीक है, चलो सही है। ठीक है दीपक, अच्छा बता रहे हो आप, लाइब्रेरी में बैठे हो, लिख लिख के बता रहे हो, गुड। ठीक है, चलो शॉर्ट कमिंग्स क्या है ये बता ही दिया आपने। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाई गैप बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयबल नहीं है यूथ एजुकेशन हायर लेने के बाद भी हायर एजुकेशन। ठीक है, इक्विटी नहीं है, जेंडर वाइज भी रीजन वाइज। देखो डायमेंशन क्या डाली यहाँ पे कि जेंडर वाइज तो सब भी लिखेंगे मेल फीमेल में, और रीजन वाइज भी नहीं है। कुछ एरियाज में ज्यादा एजुकेशन फैसिलिटी है, कुछ में नहीं है। ठीक है, R&D की लो स्पेंडिंग है, ये सब हमारे क्या है, आपकी शॉर्ट कमिंग्स है। एक सेकेंड, ये माइक, चलो देन उसके बाद आपका R&D में एक्सपेंडिचर लो है। अब जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनमें ऑटोनॉमी लैक करते हैं, ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस है, ये डाल दिया। और ये देखो रिफॉर्म्स क्या क्या जरूरी है, ऑटोनॉमी, ये एक डायग्राम का तरीका जो आप कर सकते हो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएं, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इनोवेशन, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें। ठीक है, ये एक तरीका है जो आप एक्स्ट्रा में लिख सकते हो कि रिफॉर्म की क्या जरूरत है हायर एजुकेशन में। फिर हम देखते हैं अपॉर्चुनिटीज की जो बात कर दी है, थोड़ा ट्रिकी पार्ट था इसलिए मैंने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आप बताओ कि यहाँ पे यूथ का बल्ज है, डेमोग्राफिक विंडो है, जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड में अगर कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है, उसकी अपॉर्चुनिटी है। बहुत यूथ है जो पढ़ना चाहता है, यंग पीपल है, ठीक है, अराउंड 150 मिलियन बिटवीन 18 to 23 ईयर्स। फिर कितने सारे कॉलेजेस हैं, तो ये सब क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। कोलैबोरेशन कर सकते हैं हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस इनेबल टू एक्सचेंज थॉट एंड डेवलप अंडरस्टैंडिंग बिटवीन स्कॉलर्स फॉर डिफरेंट नेशन। ठीक है, डिफरेंट नेशंस क्या करो, सेमिनार करवाओ अलग अलग कंट्रीज के। इसके लिए एक प्रोग्राम भी आया था, मेरे ख्याल से ज्ञान के नाम से था कुछ, था एक प्रोग्राम भी था। तो ऐसे अगर कोई पॉइंट है आपका
और उसका अगर आपको प्रोग्राम याद आ रहा है तो वो आप जरूर लिखो, ठीक है ना। चलो देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे वोकेशनल एजुकेशन में फोकस कर रहे हैं, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। अ स्ट्रक्चर्ड करिकुलम एंड अ पाथ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी शुड बी अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स विद इमर्जिंग इंटरेस्ट इन वोकेशनल सब्जेक्ट। वेल इक्विप्ड टीचिंग प्रैक्टिसेस शुड बी फॉलोड टू एंश्योर एन इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस। फिर जो ये बात कर रहे थे, सुरभि कह रही थी कि वे अहेड, तो हम आगे बताएंगे कि वे अहेड हम कैसे कर सकते हैं। हम नए जो टूल्स हैं उनको लेके आए विद द हेल्प ऑफ न्यू एज लर्निंग टूल्स। It is easy for the country like India to overcome these problems and bring the paradigm shift in the country's higher education sector. ये कंक्लूजन आपको और क्वेश्चन आएगा उसमें भी हेल्प कर देगा, एजुकेशन में याद कर लेना, ठीक है। फिर इसमें मैं बात करूंगा डिजिटल एजुकेशन लेने की, कहीं ना कहीं लिखा होगा देखो, डिजिटल टीचिंग की बात करो, ठीक है, तो वो लेके आओगे, उससे आप रियलाइज कर सकते हो अपॉर्चुनिटी। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराओ, तो ये सब आपके होंगे वे अहेड, ठीक है। देन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्या क्या रिफॉर्म्स की बात जो करी थी, ये आप रिफॉर्म्स डाल सकते हो। सिंगल अपेक्स बॉडी हो, ठीक है ना, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और अपॉइंटेड हो, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ये प्रोग्राम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये सारे आपके एक्स्ट्रा पॉइंट है। देन राइट ब्रीफली ऑन द एनी 3 ऑफ द, नीति आयोग पे लिख दो, ओके। तो नीति आयोग में ये बताओगे आप भाई कब सेटअप हुई थी, क्या पर्पस था, तो ये बता दो ये सेटअप हुई थी। अब ये 2-3 कीवर्ड है नीति आयोग में जो आपको याद रखना है। बॉटम अप अप्रोच, प्रवीण इससे क्या समझते हैं बॉटम अप्रोच से? बॉटम अप सर ग्रास रूट लेवल से, नीचे वालों से फीडबैक लेना कि क्या करना डिसेंट्रलाइज चाहिए, गवर्नेंस है ना, ठीक है, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो बॉटम अप्रोच ये कीवर्ड आने चाहिए इसमें नीति आयोग के। बॉटम अप्रोच में फोकस करता है मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, इस पे बात करेगा ये, ठीक है ना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, तो ये सब आपके हैं। एक 2 वर्ड और देख लो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म, ये भी एक नया वर्ड है, कोलैबोरेट करना है, कोलैबोरेटिव। 3 वर्ड है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म, इन तीनों पे काम करना है हमें, ठीक है। और एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेट कर लो, वेरी गुड, ठीक है। थिंक टैंक है, एडवाइजरी टू द गवर्नमेंट है ना, ये सब चीजें हैं। ये तो इतना में आपको हो जाएगा 40 वर्ड, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा में देखना कंपोजिशन देख लो, ये बेसिक बातें हैं ना। और अगर क्वेश्चन आता है डिफरेंस पूछ सकता है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, तो ये आपके डिफरेंस के टेबल बना के डिफरेंस आप लिख सकते हो। नेशनल मेडिकल कमीशन क्या है, रेगुलेटरी बॉडी, ये कीवर्ड आना चाहिए इसमें, ठीक है ना। इट रिप्लेस द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसके 4 सेपरेट ऑटोनोमस बोर्ड्स है, ये हो गया मेडिकल। अब देखो वुमेन एजुकेशन का है, पहले बताओ कि वुमेन एजुकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। एक इकोनॉमिक भी ट्रांसफॉर्म होगी और साथ साथ सोसाइटी भी ट्रांसफॉर्म होगी, दोनों में जरूरी वुमेन एजुकेशन। अब इस क्वेश्चन में मैं एक्सपेक्ट करूंगा, आपको कहूंगा कि ठीक है आप ये लिख दो, वुमेन एजुकेशन के बारे में कुछ डेटा है वो लिख दो, है ना। अगर छोटा क्वेश्चन है तो वही हो जाएगा खत्म। उसके अलावा अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो इश्यूज क्या आ रहे हैं, क्या गवर्नमेंट कर रही है, प्लस में हरियाणा एंगल जरूर डालना वुमेन के क्वेश्चन में, कि हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है वुमेन एजुकेशन में। एक तो सेक्स रेशियो कम था, बढ़ रहा है, अच्छी बात है, तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने पॉजिटिव स्टेप्स किए हैं पढ़ाई में भी, ठीक है, आपके सेक्स रेशियो को इंप्रूव करने में भी, यानी हेल्थ में भी, फैमिली मतलब सोसाइटी लेवल पे भी, स्पोर्ट्स में भी। तो डिफरेंट लेवल पे वुमेन में जो हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है, तो 3-4 लाइन जरूर लिख के आना कि हरियाणा एंगल, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम, दीज आर द हरियाणा लाडली स्कीम, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, दीज आर द एफर्ट्स मेड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। तो ये चीजें आपको जरूर लिख के आनी, हरियाणा एंगल इस क्वेश्चन में, ठीक है। मिड डे मील स्कीम अगेन है, अब आपको दिमाग में रट गया होगा मिड डे मील स्कीम कब आई थी, वो अगर पता है तो ठीक है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, कौन सी मिनिस्ट्री की थी, क्या एम है, क्या इसका फायदा होएगा, ठीक है। लास्ट में आप ये ब्रॉड लिख सकते हो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए और एक भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मतलब बहुत जरूरी है आपकी ऐसी स्कीमें, ठीक है। अब देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड को रियलाइज करने के लिए, हेल्दी हमारा ह्यूमन रिसोर्स हो उसके लिए, है ना। और जो इसका मेन जो कीवर्ड्स है वो है, ये देखो, टू अवॉइड क्लासरूम हंगर, ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाद इंक्रीज स्कूल एनरोलमेंट, ठीक है, इंक्रीज सोशल अटेंडेंस, स्कूल अटेंडेंस, इंप्रूव सोशलाइजेशन अमंग कास्ट, क्योंकि सभी लोग एक साथ बैठ के खाते हैं, ये फायदे इसके। ड्रॉप आउट कम होगा, माल न्यूट्रिशन कम होगा। अब रिसेंटली एक गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है ब्रेकफास्ट मिड डे मील के अलावा, कौन सी गवर्नमेंट ने निकाली बताओ। अब बच्चों को ब्रेकफास्ट भी मिल रहा है, तमिलनाडु, ठीक है ना। किस लिए न्यूज में था ये तमिलनाडु वाला प्रियंका? ब्रेकफास्ट के लिए
उन्होंने हाँ, इसका मेजर इशू चल रहा था आजकल फ्रीबीज, ठीक है ना। तो कई Freebies, हाँ। अभी हाँ, तो सीएम ने कहा ये Freebies नहीं फ्रीबीज था। दिए हैं, ये तो मैं फायदा कर रहा हूँ अपने देश के, अपने स्टेट के यूथ का, ठीक है ना। तो जो बच्चे क्या, रिमूविंग हंगर फ्रॉम द क्लासरूम, अवॉइड क्लासरूम हंगर, इसलिए है वो, जो बच्चा आएगा सुबह कुछ खा पी लेगा तो उसके कम से कम भूखा तो नहीं रहेगा, पढ़ाई में दिमाग लगेगा, इसलिए था वो, ठीक है ना। तो फ्री बीस पे क्वेश्चन आ सकता है इस बार, ध्यान रखना। सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम है सारी फ्री में काउंट नहीं कर सकते। ऐसी स्कीम मान लो जैसे कि जो एक शायद दिल्ली गवर्नमेंट ने चलाई है, पता नहीं किसी ने, इसमें वुमेन को बस के अंदर बस फ्री है ना, चार्जेस, टिकट नहीं दिल्ली ले। है। कहाँ, दिल्ली है ना। हाँ यस सर। तो देखो वो आप फ्री में काउंट करोगे प्रवीण ये स्कीम? हेलो, हाँ प्रवीण। सर फ्रीबी में तो कोई काउंट करनी नहीं चाहिए किसी भी गवर्नमेंट की, हाँ सब्जेक्टिव ही होता अलग अलग का। सही बात, सबका तो अलग है। अब देखो इससे फायदे, देखो ये नहीं कह रहा कि हमने फ्री में बांट दिया, अब उससे विमेन बाहर जाएगी, ठीक है ना, कुछ उसकी नेट डिस्पोजेबल इनकम बचेगी, है ना, वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगी। और इनकेस अगर वो टैक्स पे कर रही है, डायरेक्ट नहीं करेगी, इनडायरेक्ट भी करेगी, उसकी परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो इनडायरेक्ट टैक्स भी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं वो कंट्री में की इकोनॉमी में इंप्रूव करेगी, सोशल एम्पावरमेंट होगा वुमेन का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। अब कीवर्ड आ गया देखो, तो ऐसी स्कीम्स जिनकी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है या जो मेरिट गुड है, उनको हमें फ्री बाइज में काउंट नहीं करना चाहिए या उनको नहीं हटाना चाहिए, ठीक है ना। अब मान लो फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दी हमने फार्मर्स को पानी चलाने के लिए, अब ये फ्री बाई में आएगा नहीं आएगा? अब इसमें भी दोनों हमें एनालाइज करना है कि ठीक है, एक लेवल तक ठीक है, ये नहीं फार्मर पूरी रात चला दिया जिससे ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है पानी को, तो वो गड़बड़ी है। तो इनको रेगुलेट करना जरूरी है, बिल्कुल हम इनको हटा भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, जो हमारा वेलफेयर स्टेट है उसमें हमें क्या करना है, उसमें कंट्रीब्यूट करता है कि हमारी कंट्री में क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी हमें प्रमोट करनी है, तो उसके लिए सारी चीजें क्या है, जरूरी है। तो ये कीवर्ड्स आपके आएंगे तो आपका आंसर क्या रहेगा, एक होलिस्टिक बनेगा, ठीक है। सर इसमें एक पॉइंट और भी आ सकता है, लाइक आप बताओ। जो स्टेट्स हैं दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, इनका पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है कंट्री में, तो ऐसे स्टेट्स में जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो झारखंड है, जो पुअर स्टेट्स हैं, वहां पर फ्रीबीज जो होते हैं वो बेनिफिशियल है, जो वीकर सेक्शंस हैं। देखो अब बात ठीक है, वहां पे तो ये मतलब स्टेट स्पेसिफिक है। अब अगर दिल्ली गवर्नमेंट ने ये वो काम किया है मान लो ये वाला, तो इस पे मेरे को नहीं लगता कि गड़बड़ी है, इस चीज बात समझो, है ना। अब नहीं सर, मैं झारखंड तो ये बस मना एक नहीं करेगी पॉइंट पहले दिल्ली में कर दो, अब झारखंड वाले हाँ नहीं सर, मैं तो बस करेंगे, दिल्ली गवर्नमेंट ना करे, ये कोई रूल नहीं बनता। ऑब्वियसली वहां भी जरूरत है, वहां के लिए मना नहीं कर रहे, ठीक है ना। अब तमिलनाडु ने अगर ब्रेकफास्ट स्कीम की है तो जरूरत तो बिहार में और भी ज्यादा होगी। अब बिहार वाला नहीं कर रहा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ सर, वो मैं तो चीज बस फर्क गलत हो गया है। एज अ सॉल्यूशन बस एक पॉइंट दे रहा था, एज अ सॉल्यूशन, हाँ क्योंकि फिर क्या करे, वो तो सबको बताए कि हाँ सबको नहीं मिलना चाहिए, एक सेक्शन को मिलना चाहिए। तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं कि लोग जिसकी पर कैपिटा इनकम हाई है जिस सोसाइटी में या इसके जो लिए भी जो है, वर्ड आप आएगा उसको ना, इसके लिए आएगा टारगेट, है ना, जो पहले टारगेट। पीडीएस था फिर टारगेट पीडीएस आया, तो ये बहुत जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन टारगेटिंग, ठीक है ना। इसके लिए रैशनलाइजेशन। सेंसस हो गया आपका, डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स हो गया, तो बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन और टारगेटिंग ऑफ स्कीम्स, कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम, देखो आप वर्ड बोलते मेरे निकलते रहते हैं, ये आप, मैं जा रहा हूँ ये आज ही डेवलप हो जाए आपके अंदर, तब आएगा मजा। भाई ये नोट कर लिया मैंने। हाँ कर लो नोट जब आ रहे हैं। तो ऐसी स्कीम के क्वेश्चन आएंगे तो निकलने चाहिए यार, कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम होना चाहिए, टारगेटिंग ऑफ बेनिफिशियरी होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी होना चाहिए, डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स होना चाहिए, तो इससे आपके फायदे होंगे चीजों, ये आपका स्मूथ कर देगा प्रोसेस को, ठीक है ना। चलो डिस्टेंस एजुकेशन, अगेन ऑनलाइन एजुकेशन ना, इससे लिटरेसी रेट बढ़ेगी, ये सब फायदे होंगे। कुछ एग्जांपल बता दो, इग्नू कर रहा है, इजी पाठशाला, स्वयं पोर्टल, चलो ठीक है, पेपर खत्म है ना सारा डिस्कशन। अब देखो पेपर तो हमने डिस्कस कर लिया जीएस का, ठीक है, उसके अलावा मैं आपको ये कहूंगा आंसर राइटिंग करो, ठीक है ना। इसके लिए टेस्ट सीरीज कर रखी है हमने स्टार्ट, जैसे 12 टेस्ट है ये, है ना, हिंदी के भी है, इंग्लिश के भी है, जीएस के भी है। और जिसको अगर हिंदी इंग्लिश की अलग से करनी है तो वो हिंदी इंग्लिश कर लो, ठीक है। और उसके अलावा ऑप्शनल के भी हमारे पास ऑप्शन है ना, अगर जो बच्चे ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे एंथ्रोपोलॉजी की है अपने पास, लॉ की टेस्ट सीरीज है, लॉ ऑप्शनल की भी है, लगभग 5 टेस्ट है, इसमें मॉडल आंसर मिलेंगे आपको, कॉपी इवैल्यूएट होगी आपकी, ठीक है, और पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। उसके अलावा पीएसआईआर है, सोशियोलॉजी भी है, ठीक है। तो आराम से, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको ऑप्शन देने के, टेस्ट सीरीज के पर्पज यही है कि मेंस का तरीका ये क्वालिफाई करने का, आप लिखो तो जीएस हिंदी इंग्लिश भी लिखो, साथ साथ ऑप्शन भी लिख लो, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की भी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी, ये तो 8 ऑप्शनल है जिनकी टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जीएस के आंसर भी लिखो अपने, हिंदी इंग्लिश के भी लिखो और ऑप्शनल के भी लिखो, ठीक है।
सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी है क्या ऑप्शन? मैंने देखा नहीं। पबेड का मैं स्टार्ट कर दूंगा अभी 26 के बाद करूंगा, एक्चुअली थोड़ा बिजी चल रहा है। पबेड का कर देंगे स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं। वो कहीं भी नहीं मिल रहा हूँ। नहीं मैं ठीक करूंगा है। स्टार्ट, पबेड का है मेरे दिमाग में, है ना। ठीक है, एक चीज और दिखा रहा था मैं आपको, 1 मिनट दिखाता हूँ। ये था, मैं आपको एक टॉपर कॉपी दिखाने वाला था, है ना। दिख रही है कॉपी ये? यस चलो अब देखो, मैं इसमें दिखा रहा हूँ कि डायग्राम का कैसे यूज किया इन्होंने ना। ये देखो, अभी लेटेस्ट वाला टेस्ट लिखा माई टेस्ट सीरीज में, ये जो रेड में फैकल्टी के कमेंट्स हैं। अब वाटर शेड का क्वेश्चन आया था, अब ये भी कहते हैं सर छोटा क्वेश्चन है 2 मार्क का, क्या डायग्राम बनाए, लाइन का पेज है कैसे बनाए, लेकिन फिर भी इन्होंने पूरा इनकॉर्पोरेट किया है। लिखा है पहले डेफिनेशन के बारे में, और एक छोटा सा डायग्राम बना दिया कि वाटर शेड ऐसे होता है। ये देखो I2U2 का था, कंट्रीज को दिखा दिया I2U2 ऐसे, इजराइल, इंडिया, USA, ये हो गया। तरीका देखो कैसे कर रखा है। मेजर प्रोविजन 1 2 3 4, मेजर प्रोविजन ऐसे दिखा दिए। सब हेडिंग देखो कितना क्लियर दिख रहा है, इतना क्लियर दिखना चाहिए आपको चीजों। ठीक है, सिमिलैरिटीज बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म लिख दिया, डिफरेंस दिखा दिया टेबल में, जहां डिफरेंस है टेबल दिखा दो, मौका मिल जाएगा टेबल दिखाने का। ठीक है, उसके अलावा आपका ये भी एक तरीका होता है, देखो वन नेशन वन राशन कार्ड या वही, इसके इश्यूज दिखा दो, इधर बेनिफिट दिखा दो, इधर लिख दो, इधर लिख दो, इशू लिख दो, फिर वे अहेड। ऐसे कितना इसका पेपर, देखो राइटिंग थोड़ी इंप्रूव हो सकती है मानता हूं इसमें, लेकिन राइटिंग इतनी मतलब बहुत ही ज्यादा भी अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है। फिर भी पेपर बहुत क्लियरली विजिबल है, क्योंकि डायग्राम का यूज किया है और सब हेडिंग कितनी क्लियर लिखी है। और मेरे को लग रहा है, मैं बता ही रहा हूँ, इस बार लग इस लड़की की मतलब कि टॉप करेगी, लग रहा है टॉप में आ सकती है, पूरे चांस है इसके। काफी मेहनत कर रही है, सारे टेस्ट टाइम पे लिख रही है ना, और इसकी प्रेजेंटेशन भी ठीक है। ये देखो आप, ट्राइंगल का यूज किया है, पूरा क्लियर है बिल्कुल चीजें, है ना। रिफॉर्म्स ऐसे बता दिए, हर चीज आपको क्लियर दिखेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, पॉसिबल एप्लीकेशन डिफरेंट सेक्टर्स में, ऐसे डाल दिया। थ्रेड्स क्या है AI के, ये देखो टेबल बना दी अलग अलग। अच्छा यहाँ पे ये है, फिर अगेन एक टेबल, क्योंकि डिफरेंस पूछा होता कोल्ड वाटर और वार्म वाटर में, डिफरेंस दे दिया, कंक्लूड किया। सारे देखो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, पूरा स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है। फिर कुछ रहा पा हमारे फैकल्टी ने और बना दिया, डायग्राम कमी थी तो। ये देखो अगेन मूवमेंट्स, है ना। तो काफी अच्छी कॉपी है। रिसेप्टर वायरस, इसमें भी बना दिया डायग्राम अगेन। तो काफी फ्लो चार्ट डायग्राम का इन्होंने यूज किया है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉपी है मैं कहूंगा ये, है ना। आप यूज करो इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से।